सिद्धार्थ की धीमी चीख के बाद उसकी मुट्ठी पर एक हरे रंग की चमक दिखाई दी। जैसे ही चमक दिखाई दी, एक भयानक वायु प्रवाह बाहर निकल आया और उस प्रहार के कारण हवा कराह उठी। यह दृश्य देखकर दूर से चू याओ के सुंदर चेहरे पर कोमलता उभर आई। वह मुद्रा बिल्कुल वही मानवस्तर का उन्नत युद्ध कौशल था जो उसने सिद्धार्थ को सिखाया था। हालांकि सिद्धार्थ द्वारा इस्तेमाल किए जाने पर यह चाल पूरी तरह से बदल गई। इसकी शक्ति इतनी अधिक थी कि दर्जनों फीट की दूरी पर बैठे लोग भी इसका भारी दबाव महसूस कर सकते थे। जैसे ही सिद्धार्थ चिल्लाया, हवा तोड़ने वाली मुट्ठी एक वज्रपात की तरह थी जिसने आकाश को हिला दिया। मुट्ठी अपने साथ हवा का ऐसा झोंका लेकर आई मानो वह धरती को चकनाचूर कर देगी, और वह अपने साथ अदम्य गति भी लेकर आई। सारा दर्शक वर्ग आश्चर्य से चिल्ला उठा। सिद्धार्थ ने जो शक्ति प्रदर्शित की वह हर किसी की कल्पना से परे थी। उनकी नजर में सिद्धार्थ एक राक्षस की तरह था। विशेषकर हुआंग शान की नजर में सिद्धार्थ एक जानलेवा शैतान की तरह था। उस घूंसे ने स्वर्ग और पृथ्वी को भर दिया और वास्तव में उसे कसकर जकड़ लिया। इससे वह भयभीत हो गया। उसने शुरू में सोचा था कि सिद्धार्थ ने अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए केवल एक संयोग पर भरोसा किया था। वह जिया चांगफेंग द्वारा गुप्त रूप से विकसित किया गया एक हथियार था। वह बचपन से ही मौत के बीच संघर्ष कर रहे थे और अनगिनत जीवन मरण के परीक्षणों से गुजरने के बाद ही बच पाए थे। हुआंग शान के पास अत्यंत भयानक युद्ध का अनुभव था, इसलिए भले ही सिद्धार्थ ने पहले भी ऐसी शक्तिशाली ताकत दिखाई थी, फिर भी उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसे पूरा विश्वास था कि वह अपने समृद्ध युद्ध अनुभव से सिद्धार्थ को आसानी से मार सकता है। हालांकि सिद्धार्थ के मुक्के ने उसे वास्तव में अपनी जगह पर लॉक कर दिया था और उसके पास इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह केवल कड़ी टक्कर ही दे सकता था। लॉकिंग वास्तव में एक अत्यंत शक्तिशाली मानसिक कौशल है। शक्तिशाली मानसिक बल के माध्यम से इसे अपने ही आक्रमण से जोड़ दिया जाता है, जिससे प्रतिद्वंद्वी के लिए चकमा देना असंभव हो जाता है। मूलतः ऐसी क्षमता केवल अत्यंत शक्तिशाली साधकों में ही दिखाई देती थी, या हुआंग शान जैसे लोग जो मृत शरीरों के ढेर से रेंगकर बाहर निकलते थे, संभवतः एक निश्चित सीमा तक इसमें निपुणता प्राप्त कर सकते थे। लेकिन सिद्धार्थ, जो कि क्यू गैदरिंग के 7वें स्तर पर था, उसने ऐसा कर दिखाया था। यह ऐसी स्थिति थी जो हुआंग शान की समझ से परे थी। सिद्धार्थ ने उसे सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं दिया। सिद्धार्थ का मुक्का हवा के तेज झोंके के साथ जगह को चीरता हुआ उसके सामने आ पहुंचा। हुआंग शान को इस समय छिपने की परवाह नहीं थी। वह दहाड़ा, उसकी त्वचा रक्त की तरह लाल हो गई और भयानक रक्त ऊर्जा उमड़ पड़ी और उसने अपनी पूरी ताकत से मुक्के मारे। एक जोरदार धमाके के साथ सभी ने चौक को हिलता हुआ महसूस किया और फिर एक आकृति उड़ गई और एक चट्टान पर जोर से जा गिरी। कई मीटर ऊंची चट्टानें एक ही क्षण में ढह गईं और मलबा पूरी जमीन पर फैल गया। लोगों ने खेत में सिद्धार्थ को देखा, फिर ढही हुई चट्टान को देखा और पूरा खेत सन्नाटे में डूब गया। जिया चांगफेंग का चेहरा अचानक बदल गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि सिद्धार्थ के पास वास्तव में इतनी भयानक युद्ध शक्ति छिपी होगी। यह उनकी उम्मीदों से बिल्कुल परे था। न केवल जिया चांगफेंग बल्कि उसके बगल में बैठे वेई कैंगलाओ का चेहरा भी सदमे से भरा हुआ था और साथ ही उसकी आंखों में क्रूरता का एक संकेत दिखाई दिया। यदि बाहरी संप्रदायों को सिद्धार्थ की युद्ध शक्ति के बारे में पता चलता तो वे निश्चित रूप से उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करते। तुम्हें यह जानना होगा कि सिद्धार्थ बहुत युवा है। यदि उसे संप्रदाय का समर्थन प्राप्त होता तो कौन जानता था कि भविष्य में वह कितना आगे बढ़ पाता। नहीं, हमें उसे जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। वेई कैंग लंबे समय से अपने दिल में सिद्धार्थ से नफरत करता था। आज सिद्धार्थ ने उसका मान गिरा दिया था और अब वे दुश्मन थे। यदि सिद्धार्थ को बड़ा होने दिया जाए तो क्या उसके पास अभी भी जीवित रहने का मौका होगा? बूम! अचानक चट्टान फट गई, मलबा हर जगह उड़ गया और एक आकृति धीरे धीरे चट्टान से बाहर आई, जिससे विस्मय की ध्वनि उत्पन्न हुई। वह आदमी हुआंग शान था, लेकिन इस समय हुआंग शान बहुत अस्तव्यस्त अवस्था में था। उसके अधिकांश कपड़े फटे हुए थे और बाल बिखरे हुए थे। उसके बिखरे बालों के माध्यम से लोग देख सकते थे कि हुआंग शान का चेहरा खून से लथपथ था, जो उसके गालों से नीचे बह रहा था और धीरे धीरे जमीन पर टपक रहा था। बहुत अच्छा, तुमने मुझे सचमुच आश्चर्यचकित कर दिया। यद्यपि हुआंग शान घायल था, फिर भी उसकी आवाज शांति से भरी थी। तुमने मुझे भी आश्चर्यचकित कर दिया। सिद्धार्थ के दिल में बुरा एहसास था, लेकिन उसे गति के मामले में दूसरे पक्ष से अभिभूत नहीं होना चाहिए। हुआंग शान के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन खून से लथपथ उसके भयानक चेहरे पर वह मुस्कान विशेष रूप से भयावह लग रही थी।
हुआंगशांग ने दूर से जिया चांगफेंग की ओर देखा और देखा कि जिया चांगफेंग उसकी ओर हल्के से सिर हिला रही है और अचानक हंस पड़ा। सिद्धार्थ, तुम इतने शक्तिशाली हो कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने शक्तिशाली हो। हालांकि तुम आज मौत से नहीं बच पाओगे। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली ताकत क्या होती है। आह! हुआंगशांग ने अचानक एक जंगली जानवर की तरह चीख मारी और फिर उसके शरीर पर मौजूद कपड़े एक के बाद एक फट गए, हवा में तितलियों की तरह हर जगह उड़ने लगे। आह! दूरी पर लोगों ने अचानक चिल्लाया और देखा कि हुआंगशांग की भुजाएं पहले की तुलना में दोगुनी से अधिक मोटी थीं और गहरे पीले रंग की परत से ढकी हुई थीं, जो बहुत अजीब था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि हुआंगशांग का चेहरा और भी विकृत हो गया। उसके पतले बाल वापस उगाए और उसके मुंह से 3 इंच से अधिक लंबे 2 नुकीले दांत निकल आए। उसकी हथेलियां भी विकृत होने लगीं और उसके नाखून 5 स्टील के हुकों की तरह लंबे हो गए, जिनसे ठंडी हवा निकलती थी। इस समय हुआंगशांग अब मानव रूप में नहीं था। वह एक मानव राक्षस की तरह दिख रहा था और हिंसक आभा बिखेर रहा था। यह दृश्य देखकर मास्टर युनकी, जो दूर से शांत थे, ने अंततः अपनी अभिव्यक्ति बदल दी। अपने अनुभव से उन्होंने इस कदम की भयावहता को पहचाना। चुयाओ, जो युनक्यू के पास था, हैरान रह गया और उसने मास्टर युनक्यू के चेहरे पर अभिव्यक्ति देखी। उसने जल्दी से पूछा, मास्टर, क्या हो रहा है? हुआंगशांग इंसान है या जानवर? मास्टर युनक्यू के चेहरे पर एक गंभीर भाव दिखा और उन्होंने कहा, यह हुआंगशांग सरल नहीं हो सकता है। वह वास्तव में एक जानवर साधक है। हालांकि उसने केवल बुनियादी बातों में थोड़ी महारत हासिल की है, लेकिन इस तरह का जानवर परिवर्तन उसकी लड़ाकू शक्ति को बहुत बढ़ा देगा। यह पता चला है कि तथाकथित पशु साधक एक अत्यंत शक्तिशाली विरासत हैं। वे जादुई जानवरों की कुछ क्षमताओं को प्राप्त करने के लिए उनके सार और रक्त को परिष्कृत करते हैं। इस तरह के अभ्यास से अभ्यासकर्ता को वॉरक्राफ्ट की शारीरिक शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा प्राप्त करने की अनुमति मिलेगी। यद्यपि यह केवल एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन वॉरक्राफ्ट का भौतिक शरीर इतना शक्तिशाली है कि इसका एक छोटा सा हिस्सा भी अत्यंत भयानक है। हुआंगशांग हमेशा से बहुत घमंडी रहा है। जब से उसने जादुई जानवरों के सार और रक्त को परिष्कृत किया है, तब से उसी स्तर के बहुत कम लोग उसके खिलाफ 10 चालों से अधिक टिक पाते हैं। पिछले 2 वर्षों से वह शिया चांगफेंग का अनुसरण कर रहा है, कम प्रोफाइल बनाए रखते हुए और कभी भी अपनी असली ताकत का खुलासा नहीं करता। उसे उम्मीद नहीं थी कि आज, भले ही वह अपनी पूरी ताकत लगा दे, फिर भी वह अपने सामने वाले युवक को हरा नहीं पाएगा, जिससे वह बेहद क्रोधित हो गया। अभी जब उसने जिया चांगफेंग को सिर हिलाते हुए देखा, तो उसे कोई संकोच नहीं रहा और उसने अपनी अंतिम चाल पशु रूपांतरण का प्रयोग किया। उसके बालों के रंग को देखते हुए उसे दूसरे स्तर के शीर्ष राक्षस पीले चेहरे वाले राक्षस वुल्फ के रक्तसार को परिष्कृत करना चाहिए था। चिंता मत करो, जब सिद्धार्थ खतरे में होगा तो मैं कार्रवाई करूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि वे क्या कर रहे हैं। चुयाओ के चिंतित चेहरे को देखकर युनक्यू ने उसे सांत्वना दी। उसके चेहरे पर आत्मसंतुष्ट भाव था और होठों पर व्यंग्यात्मक भाव था और वह दूर से वेई कैंग को देख रहा था। इस समय दर्शकों में से हर कोई हुआंगशांग को डर से देखने लगा और वे सभी अनजाने में दूर चले गए, जैसे कि केवल काफी दूरी ही उन्हें सुरक्षा की भावना दे सकती थी। सिद्धार्थ ने भी आश्चर्य से अपने सामने खड़े हुआंगशांग को देखा। उसने पहली बार मौत की सांस महसूस की और यह बहुत तेज थी। वह दान सम्राट की आत्मा के साथ विलीन हो चुका था और खतरे के प्रति अत्यंत संवेदनशील था। इस भावना का मतलब था कि हुआंगशांग इस समय बेहद खतरनाक था। उसकी हथेलियों को देखते ही लोहे के हुक जैसे पांचों कीलें थोड़ी सी हिल गईं। हुआंगशांग ने सिद्धार्थ की ओर देखा और उसकी आवाज खुरचते लोहे की तरह असहज थी। लड़के, क्या तुम्हारे पास कोई अंतिम शब्द हैं? सिद्धार्थ ने अपने दिल का डर दबा लिया। वह चीज बेकार थी और वह उसे केवल निराशाजनक स्थिति में डाल देती। उसे इस पर काबू पाना था। इस समय हुआंगशांग के पूरे शरीर की मांसपेशियां उभर आईं, उसके पीले बाल खड़े हो गए और उसके नुकीले दांत बाहर की ओर निकल आए। वह एक मानव राक्षस की तरह लग रहा था। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, सिद्धार्थ ने कहा। मुझे बताओ, मरने से पहले इसे अपनी आखिरी इच्छा मान लो। हुआंगशांग ने मुस्कुराते हुए अपने लंबे नाखून हिलाते हुए कहा। मैं पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारे माता पिता इंसान हैं या जानवर? उन्होंने तुम्हारे जैसे कमीने को कैसे जन्म दिया? या तुम इंसान और जानवर का मिश्रण हो? सिद्धार्थ ने चेहरे पर हैरानी भरी नजर से पूछा। फुफुफ। सिद्धार्थ ने जवाब दिया कि 5 लोहे के हुक जैसे कीलें थीं, जो हवा के तेज झोंकों के साथ हवा को चीर रही थीं। जब तक सिद्धार्थ ने इस बात पर ध्यान दिया, वे उसकी छाती तक पहुंच चुके थे।
सिद्धार्थ चौंक गया और लगभग सहज रूप से अपनी छाती सिकोड़ते हुए तेजी से पीछे हट गया। स्विश! सिद्धार्थ की तत्काल प्रतिक्रिया थी। यद्यपि वह हमले से बच गया, फिर भी उसकी छाती पर कपड़े कट गए, जिससे 5 घाव हो गए। उसी समय उसकी त्वचा पर 5 रक्त खांचे उभर आए और रक्त धीरे धीरे नीचे की ओर बहने लगा। सिद्धार्थ भयभीत हो गया। कितनी तेज गति और कितना तेज हमला! यदि वह एक कदम भी देर से चलता तो लाश बन जाता। यह सब इतनी तेजी से हुआ मानो बिजली चमक गई हो। जब तक सभी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, तब तक यह कदम उठाया जा चुका था। तुम्हारा मुंह घिनौना है। सजा के तौर पर मैं तुम्हें जिंदा ही टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हुआंग शांग ने धीरे से अपने नाखून अपनी जीभ पर रखे और उसे चाटा। उस पर सिद्धार्थ के खून का निशान था। एक गहरी सांस लेते हुए सिद्धार्थ ने अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया और अपनी आध्यात्मिक समझ का पूरा उपयोग किया। अभी अभी उसकी लापरवाही के कारण उसका शरीर लगभग फट गया था। ऐसी एक गलती ही काफी थी। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो वह लाश बन जाएगा। पहली बार सिद्धार्थ को थोड़ा डर महसूस हुआ। उसी समय किसी कारणवश उसे सचमुच थोड़ी उत्तेजना महसूस हुई और उसे लगा कि उसके शरीर का खून गर्म हो रहा है। वह यह नहीं जानता था कि जब सिद्धार्थ को मौत की धमकी दी गई थी तो उसके पैरों के नीचे स्थित फेंगफू सितारा सिद्धार्थ के किसी आदेश के बिना धीरे धीरे हिलना शुरू हो गया था और एक अज्ञात परिवर्तन हो रहा था। बस इतना था कि सिद्धार्थ ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अब उसने अपना सारा ध्यान बाहरी दुनिया और हुआंग शांग पर केंद्रित कर दिया। उसकी भूतिया गति ने उसे लापरवाह होने का साहस नहीं करने दिया। मुझे जिंदा ही टुकड़ों में फाड़ दोगे? सिर्फ इसलिए कि तुम एक बेवकूफ हो जो न तो इंसान है और न ही कुत्ता? मैं सच में इस पर यकीन नहीं करता। सिद्धार्थ ने हुआंग शांग को घृणा से देखा, लेकिन बोलते समय उसने अपनी आध्यात्मिक समझ को चरम सीमा तक लागू किया और अपनी आंखों की जगह हुआंग शांग की हरकतों को कैद कर लिया। मृत्यु की तलाश में। जैसी कि उम्मीद थी, हुआंग शांग एक जानवर में तब्दील होने के बाद और भी आसानी से भड़क गया। वह पीली हवा के झोंके की तरह लोंग लोंगचेन की ओर दौड़ा। यह सिद्धार्थ द्वारा जानबूझकर किया गया था। यद्यपि वह पशु साधना के बारे में अधिक नहीं जानता था, फिर भी उसे यकीन था कि युद्ध प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए जादुई जानवरों की शक्ति का उपयोग करने से लोग अनिवार्य रूप से अत्यधिक हिंसक हो जाएंगे और शांत रहना मुश्किल हो जाएगा। यद्यपि उन्मत्त होने के बाद की शक्ति भयावह होती है, किंतु लड़ाई पूरी तरह से सहज वृत्ति पर आधारित होती है। सिद्धार्थ का हमेशा से मानना रहा है कि शांत लोमड़ी की तुलना में पागल बैल से निपटना आसान होता है। इस बार सिद्धार्थ तैयार था। जब हुआंग शांग आगे बढ़ा तो वह भी आगे बढ़ा और सीधे हुआंग शांग के निचले पेट पर लात मारी। बैंग! सिद्धार्थ ने हुआंग शांग के पेट पर जोरदार लात मारी, जिससे हुआंग शांग सीधे पीछे की ओर गिर गया। क्रोधित होने के बाद हुआंग शांग एक जंगली जानवर की तरह था और उसने सिद्धार्थ के हमले की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। हालांकि जिस बात ने सिद्धार्थ को पसीने से तर कर दिया वह यह थी कि पागल हो जाने के बाद हुआंग शांग की गति बहुत तेज थी। जैसे ही सिद्धार्थ के पैर ने हुआंग शांग के निचले पेट को छुआ, हुआंग शांग के तीखे पंजे सिद्धार्थ के गले को छूने वाले थे। यदि सिद्धार्थ ने पहला कदम नहीं उठाया होता तो जब तक वह प्रतिक्रिया करता तब तक बहुत देर हो चुकी होती। यह पशु साधकों की भयानक शक्ति थी। एक बार जब वे जानवरों में बदल गए तो उनकी ताकत, गति और रक्षा नाटकीय रूप से बढ़ गई, मानो वे एक अलग व्यक्ति बन गए हों। दहाड़! सिद्धार्थ की लात से पीछे धकेले जाने के बाद हुआंग शांग ने जंगली जानवर के समान दहाड़ लगाई। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने सिद्धार्थ को पकड़ने के लिए अपने पंजे बढ़ा दिए। हवा रोकने वाली मुट्ठी! सिद्धार्थ चिल्लाया और एक मुक्का मारा। टकराना! सिद्धार्थ की मुट्ठी उसके तीखे पंजों पर टूट पड़ी। जोरदार धमाके के साथ दोनों कई फीट पीछे जा गिरे। कितनी शक्तिशाली शक्ति है! सिद्धार्थ अपने दिल में कराह उठा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि हुआंग शांग के पास इतना भयानक तुरुप का पत्ता होगा। इस कमीने ने इसे बहुत गहराई से छुपाया। इससे पहले सिद्धार्थ की पवनभंजक मुट्ठी ने सीधे हुआंग शांग को दूर धकेल दिया था, जिससे उसके पास प्रतिरोध करने की कोई ताकत नहीं बची थी। हालांकि हुआंग शांग के जानवर में तब्दील हो जाने के बाद सिद्धार्थ का मुक्का उसे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सका। हुआंग शांग एक क्रोधित राक्षस जानवर की तरह था। वह पीछे हट गया था, लेकिन दोबारा हमला करने में असफल रहा। उसके पंजे बेतहाशा नाच रहे थे और तेज हवाओं के साथ आकाश में वह सिद्धार्थ की ओर झपटा। सिद्धार्थ ने अपने दांत पीस लिए और अपनी पूरी ताकत से अपने पैरों के नीचे फेंगफू स्टार को सक्रिय कर दिया। उसके डेंटियन में 7 चक्रवात तेजी से घूम रहे थे और उसने ज्वार की तरह अपनी पूरी ताकत लगा दी।
उसने अपनी मुट्ठियां घुमाई और पूरी ताकत से हुआंगशांग से लड़ा। बूम 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 के जोरदार धमाकों से आकाश हिल गया। सभी दिशाओं में तेज हवाएं चलने लगीं और यांगत्जी नदी जैसी भयानक लहरों ने लड़ाई देख रहे लोगों को चौंका दिया और उन्हें लगातार पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। हे भगवान, यह कैसी लड़ाई है? यह बहुत भयानक है। वहां उपस्थित लड़के लड़कियों ने पहले कभी इतना भयंकर युद्ध नहीं देखा था। वे इतने डरे हुए थे कि उनके चेहरे पीले पड़ गए और पैर कांपने लगे। युवाओं की तो बात ही छोड़िए, कई युद्धों में भाग ले चुके अनुभवी योद्धा भी स्तब्ध रह गए। किसी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि हुआंगशांग वास्तव में भयानक युद्ध शक्ति वाला एक पशु साधक था। सभी को और भी अधिक आश्चर्य इस बात से हुआ कि सिद्धार्थ, जिसे कभी शाही राजधानी में सबसे बेकार राजकुमार के रूप में जाना जाता था, वास्तव में हुआंगशांग जैसे राक्षस से लड़ सकता था। अब पंजे की छाया हर जगह है, मुट्ठी हवा सीटी बजा रही है और यह नीले आकाश को हिला रही है। सबसे ज्यादा हैरान लोग जिया चांगफेंग और वेई कैंग हैं। वे कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि सिद्धार्थ, जो केवल क्यूई गैदरिंग चरण पर था, वास्तव में इतनी भयानक युद्ध शक्ति के साथ उभर सकता है और जानवर जैसे हुआंगशांग के खिलाफ लड़ने में सक्षम हो सकता है। आपको यह जानना होगा कि हुआंगशांग एक गुप्त हत्यारा था। 1000 लोगों में से केवल 1 दर्जन ही क्रूर प्रशिक्षण से बच पाए। हुआंगशांग उन दर्जन भर लोगों में सबसे शक्तिशाली था, इसलिए दक्षिया ने उसे महत्व दिया और उसे कड़ी ट्रेनिंग दी। यह कहा जा सकता है कि हुआंगशांग अनगिनत संसाधनों द्वारा निर्मित एक हत्या मशीन है। यदि सिद्धार्थ ने जिया चांगफेंग और वेई कैंग को नाराज नहीं किया होता तो वे इस गुप्त हथियार का खुलासा नहीं कर पाते। हालांकि वह हैरान था। उसने देखा कि हालांकि सिद्धार्थ ने विरोध करने की पूरी कोशिश की, वह पहले से ही हुआंगशांग के हमले के तहत नुकसान में था, जो एक उग्र समुद्री लहर की तरह था। आखिरकार सिद्धार्थ के पास क्यूई गैदरिंग का केवल 7वां स्तर था और उसने 9 सितारों में से केवल 1 को ही खोला था। आध्यात्मिक ऊर्जा की शक्ति के मामले में वह हुआंगशांग से बहुत कमतर था। यदि सिद्धार्थ का शरीर उतना ही मजबूत नहीं होता तो कोई भी अन्य व्यक्ति बहुत पहले ही टुकड़े टुकड़े हो गया होता। स्विश! सिद्धार्थ की बाह को हुआंगशांग के पंजों ने फिर से खरोंच दिया। यद्यपि उसने इससे बचने की पूरी कोशिश की, फिर भी उसके कपड़े फटे हुए थे और खून टपक रहा था। इस समय सिद्धार्थ के शरीर पर खून के कई धब्बे थे और उसके अधिकांश कपड़े खून से भीगे हुए थे। चुयाओ ने जब यह देखा तो उसका दिल दहल गया। हम ऐसे नहीं चल सकते। हुआंगशांग अब बस एक मानव जैसा राक्षस है जिसके पास असीम शक्ति है और उसके पंजे स्टील की तरह तेज हैं। सिद्धार्थ हैरान रह गया। यदि दान सम्राट की आत्मा में युद्ध का अनुभव न होता तो वह बहुत पहले ही ध्वस्त हो गया होता। मास्टर युनकी, कृपया सिद्धार्थ को बचाइए। चुयाओ ने मास्टर युनकी को देखा और विनती करने से खुद को रोक नहीं सका। जरा ठहरिए। मास्टर युनकी ने सिद्धार्थ को घूर कर देखा, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया। वास्तव में मास्टर युनकी भी बहुत उलझन में थे। उन्होंने कीमिया में सिद्धार्थ की उपलब्धियों की सबसे अधिक प्रशंसा की। उन्होंने एक बार सिद्धार्थ को यह भी याद दिलाया था कि उन्हें उम्मीद है कि वह अपनी सारी ऊर्जा कीमिया के मार्ग पर लगाएंगे। अपनी योग्यता के बल पर वह रसायन विद्या के मार्ग पर और आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज सिद्धार्थ द्वारा प्रदर्शित लड़ाकू शक्ति सचमुच भयावह थी। एक कीमियागर के रूप में उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि यदि सिद्धार्थ अपनी सारी ऊर्जा मार्शल आर्ट के अभ्यास में लगाए तो वह कीमिया से भी अधिक उच्च उपलब्धियां हासिल कर सकता है। उसने कोई कार्रवाई न करने का कारण यह था कि वह देखना चाहता था कि सिद्धार्थ की सीमा कहाँ है और वह जीवन और मृत्यु की परीक्षा के माध्यम से सिद्धार्थ की इच्छा को और अधिक दृढ़ बनाना चाहता था। इस तरह के जीवन और मृत्यु प्रशिक्षण से गुजरने से सिद्धार्थ को बहुत लाभ होगा, चाहे वह भविष्य में कीमिया या मार्शल आर्ट का अभ्यास करना चाहे। स्विश! खून फैल गया और सिद्धार्थ की छाती को दूसरे पंजे से खरोंच दिया गया, जिससे उसकी छाती पर कुछ और खूनी निशान रह गए। सिद्धार्थ, मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। मैंने कहा था, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। एक लंबी लड़ाई के बाद हुआंगशांग का प्रारंभिक पागलपन काफी हद तक दब गया था और वह उपहास करने लगा। सिद्धार्थ ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने पाया कि हुआंगशांग के पूरे शरीर में छेद थे, लेकिन उसकी सुरक्षा अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी। उसने पहले भी हुआंगशांग की जांघों के बीच में लात मारी थी, जिससे उसके महत्वपूर्ण हिस्से पर चोट लगी थी, लेकिन सिद्धार्थ को आश्चर्य इस बात से हुआ कि हुआंगशांग एक पल के लिए लड़खड़ाया और फिर ऐसे व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही न हो और उसकी हरकतों पर कोई असर नहीं हुआ। काफी समय तक चली एक भयंकर लड़ाई के बाद सिद्धार्थ को पहले ही हुआंगशांग की वर्तमान स्थिति का पता चल चुका था।
उनकी शारीरिक शक्ति और सहन शक्ति मानवीय मानकों के अनुरूप नहीं थी। यदि वह इसी तरह चलता रहा तो उसके जीतने की कोई संभावना नहीं रहेगी। चलिए अब इसे आजमाते हैं। सिद्धार्थ अचानक जोर से चिल्लाया और एक जोरदार मुक्का मारा जो ठीक हुआंगशांग के पंजे से टकराया। वह 3 फुट पीछे हट गया और दूर से हुआंगशांग को घूरने लगा। हुआंगशांग ने सीधे उसका पीछा नहीं किया बल्कि सिद्धार्थ को उदासीनता से देखा, जैसे एक बाघ अपने शिकार को देखता है। पूरे समय वहां सन्नाटा छाया रहा, लेकिन इस समय ऐसा लग रहा था कि लोग डूब रहे हैं और अब उन्हें सांस लेने का मौका मिला है। अभी अभी हुए हिंसक तूफान जैसे हमले ने उनकी सांसें रोक दी और उनके दिल गले में आ गए, खासकर लड़कियों ने, जिन्होंने अपनी छाती के सामने अपने हाथों को कसकर पकड़ लिया, इस डर से कि सिद्धार्थ लापरवाह हो जाएगा और मौके पर ही खून बहने से मर जाएगा। क्या आप अपना निराशाजनक संघर्ष जारी रखेंगे? हुआंगशांग ने अपना हाथ उठाया। उसके 3 इंच लंबे नाखून खून से सने हुए थे। यह सब सिद्धार्थ का था। अब सिद्धार्थ के कपड़े फट गए थे, उसके शरीर पर दर्जनों घाव थे और धीरे धीरे खून बह रहा था, जो बहुत डरावना लग रहा था। मृत्यु संघर्ष? ऐसा लगता है कि यह अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचा है। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया। यद्यपि उसके शरीर पर घाव थे, किंतु वे सभी घाव सही थे। वे डरावने लग रहे थे, लेकिन उनका उस पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। सिद्धार्थ जानता था कि आज की लड़ाई बेहद कठिन थी, उसके जीवन की सबसे कठिन लड़ाई, लेकिन यह निश्चित रूप से आखिरी लड़ाई नहीं थी। जब तक वह भाग्य के विरुद्ध लड़ता रहेगा, भविष्य में उसके सामने आने वाली लड़ाइयां और अधिक तीव्र होती जाएंगी। जीवित रहने की इच्छाशक्ति को मजबूत करने के लिए उसे मौत के खतरे की जरूरत है। यदि आप एक सच्चे योद्धा बनना चाहते हैं तो आपको जीवन और मृत्यु के खतरे का सामना करना होगा। केवल मृत्यु के भय पर काबू पाकर ही आप इस मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। यह शक्तिशाली लोगों के लिए एकमात्र रास्ता है। इस समय चल रहे युद्ध में वह जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहा था। यद्यपि उन्होंने दान सम्राट की आत्मा को एकीकृत किया था, उन्होंने कुछ युद्ध अनुभव भी एकीकृत किया था, लेकिन एक गलती से लाश मिल सकती थी, इसलिए सिद्धार्थ ने ऐसा करने का दृढ़ निश्चय किया। उसकी भी अपनी कठिनाइयां हैं। यदि वह इतना दबाव भी नहीं झेल सकता तो भविष्य में दुश्मनों का सामना कैसे कर सकेगा? अपनी दुविधा का समाधान कैसे करें? उनसे बदला कैसे लें जिन्होंने आपका खून पिया, आपकी हड्डियां चुराईं और आपकी जड़ें नष्ट कर दी? कई बार मौत से बचने के बाद उसकी अंतर्ज्ञान अधिक से अधिक तीव्र हो गई और उसका दिमाग अधिक से अधिक स्पष्ट होता गया। उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया और अब मौत तक की असली लड़ाई का समय आ गया था। लेकिन चूंकि तुमने कहा कि यह एक मौत का संघर्ष था, तो ऐसा ही हो। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरा मौत का संघर्ष क्या है। फुट! सिद्धार्थ ने अपने हाथ आपस में जोड़े और एक ज्वाला निकली। सभी दिशाओं में गर्म लहरें उठने लगीं और पूरा शरीर हल्की पीली लौ में लिपट गया। क्या? वेई कैन अचानक उठ खड़ा हुआ, उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। उन्होंने एक उंगली से सिद्धार्थ की ओर इशारा किया और विश्वास नहीं कर सके, डैन अग्नि शरीर की रक्षा कर रही है, यह कैसे संभव है? वेई कैन के अलावा एक अन्य व्यक्ति जो हैरान था, वह था मास्टर युनक्यूई। सिद्धार्थ वास्तव में अपने पूरे शरीर को डैन की आग से ढक सकता था। अमृत अग्नि से शरीर की रक्षा करना कुछ ऐसा है जो केवल युनक्यू और वेई कैन जैसे कीमियागर ही कर सकते हैं। इसके लिए न केवल शक्तिशाली दान अग्नि और प्रबल आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बल्कि अत्यंत गहन आत्मिक शक्ति की सहायता की भी आवश्यकता होती है। यह सामान्य ज्ञान है कि केवल एक मजबूत कीमियागर ही शरीर की रक्षा के लिए अमृत अग्नि का उपयोग कर सकता है। आमतौर पर एक कीमियागर को शरीर की रक्षा के लिए अमृत अग्नि का बमुश्किल उपयोग करने के लिए पर्याप्त आध्यात्मिक शक्ति और आत्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए यी जिन क्षेत्र तक पहुंचना पड़ता है। यद्यपि अपने स्तर के अनुसार सिद्धार्थ पहले से ही एक कीमियागर है, उसकी साधना केवल क्यूई गैदरिंग के 7वें स्तर पर है। सामान्यतः कहा जाए तो हालांकि कीमिया अभ्यासियों और मार्शल आर्ट अभ्यासियों का स्तर समान नहीं है, फिर भी वे एक दूसरे से निकटता से संबंधित हैं। सामान्यतः कीमियागर बनने के लिए व्यक्ति को कम से कम क्यूई एकत्रीकरण चरण तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि केवल क्यूई एकत्र होने पर ही व्यक्ति कीमिया की आग को संघनित कर सकता है। हालांकि अमृत अग्नि को संघनित करने से कोई व्यक्ति आवश्यक रूप से अमृत प्रशिक्षु नहीं बन जाता है। केवल वे लोग जो योग्य गुणवत्ता वाले अमृत को परिष्कृत कर सकते हैं, अमृत प्रशिक्षु कहलाने के योग्य हैं। जिन लोगों को कीमिया के अनुयायी कहा जाता है, उनमें से अधिकांश लोग आमतौर पर रक्त जमावट चरण या उससे ऊपर पहुंच चुके होते हैं, अन्यथा उनके पास गोलियों को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं होती।
केवल अत्यंत उच्च योग्यता वाले कीमियागर ही क्यूई गैदरिंग क्षेत्र में कीमिया शिष्य बन सकते हैं। सिद्धार्थ और जिया बाइची जैसे लोग क्यूई गैदरिंग दायरे में दूसरे स्तर की गोलियों को परिष्कृत कर सकते हैं और कीमियागर बनना एक प्रतिभाशाली व्यक्ति कहा जा सकता है। लेकिन कोई कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, क्यूई संघनन क्षेत्र में शरीर की रक्षा के लिए दान अग्नि को संघनित करना असंभव है। इससे दोनों व्यक्तियों की चेतना उलट गई। सिद्धार्थ मैदान पर स्थिर खड़ा था, उसका पूरा शरीर पीली लपटों में लिपटा हुआ था, उसके बाल लहरा रहे थे, उसकी आंखें सितारों जैसी थीं, मानो कोई अग्नि देवता धरती पर उतर रहा हो। अवर्णनीय रूप से दबंग आ रहा हूं। उसने अपनी हथेली बाहर घुमाई। सिद्धार्थ की हथेली पर उच्च तापमान ने अंतरिक्ष के एक बड़े क्षेत्र को विकृत कर दिया, एक भयानक गति के साथ, और उसने दूरी पर हुआंग शांग को थप्पड़ मार दिया। हुआंग शांग भयभीत हो गया। वह सिद्धार्थ के शरीर पर लगी आग से अवर्णनीय रूप से भयभीत था। सिद्धार्थ को हमला करते देख उसने जल्दी से अपने पैर हटा लिए और सिद्धार्थ की हथेली से बच गया। हालांकि जैसे ही उसने सिद्धार्थ की हथेली को चकमा दिया, उसने अचानक सिद्धार्थ के होठों पर एक व्यंग्यात्मक भाव देखा और उसी समय उसके दिल में संकट की एक बड़ी भावना पैदा हो गई। अच्छा नहीं है। हुआंग शांग का चेहरा एकदम बदल गया। सिद्धार्थ की आश्चर्यजनक हथेली वास्तव में एक छल थी। वास्तविक हमला तो वह खामोश लात थी। जब तक उसे इस बात का एहसास हुआ, तब तक सिद्धार्थ की लात उसके पेट के निचले हिस्से पर जोरदार तरीके से लग चुकी थी। आह! हुआंग शांग की चीख पूरे चौक में गूंज उठी। सिद्धार्थ की लात से उसे गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन आग की लपटों ने उसके शरीर को ढकने वाले फर को जला दिया। जैसा कि अपेक्षित था, सभी जानवर आग से डरते हैं। सिद्धार्थ को राहत महसूस हुई। यद्यपि हुआंग शांग के जानवर में परिवर्तन से उसे वह युद्ध शक्ति प्राप्त हुई जो एक राक्षस के पास होनी चाहिए, लेकिन उसे इसकी सभी कमजोरियां भी विरासत में मिली। रोयेंदार राक्षस आग के डर के साथ पैदा होते हैं, इसलिए दान की आग का हुआंग शांग पर बहुत बड़ा निरोधक प्रभाव पड़ता है, जिससे उसके दिल में एक सहज भय पैदा हो जाता है। सिद्धार्थ की लात से जुड़ी ज्वाला ने हुआंग शांग के शरीर को प्रज्वलित कर दिया और एक पल में भुने हुए पक्षी के पंखों की तेज गंध फैल गई। हुआंग शांग अपने शरीर पर आग की लपटों को तेजी से जला रहा था। जब सारी लपटें बुझ गईं, तो हुआंग शांग के शरीर पर मौजूद पीला फर जलकर काला पड़ गया था और उसकी हालत दयनीय लग रही थी, मानो चूल्हा से बाहर निकला कोई चूहा हो। यह दृश्य देखकर युनक्यू ने मन ही मन राहत की सांस ली। सिद्धार्थ के लिए हुआंग शांग की कमजोरी को इतनी जल्दी पहचान पाना बहुत दुर्लभ था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि दूसरे लोग इसे जान भी लें तो भी यह बेकार है। केवल सिद्धार्थ, जो डैन फायर को संघनित कर सकता है, उसकी घातक कमजोरी को समझ सकता है। आह! हुआंग शांग की त्वचा काली हो गई थी और उसके बाल एक पल में जल गए थे। यद्यपि वह गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ था, फिर भी वह आग के प्रति अपने स्वाभाविक भय को नियंत्रित नहीं कर सका और दहाड़ने से खुद को रोक नहीं सका। जब चीजें इस बिंदु तक विकसित हुई, तो यह पहले से ही बहुत स्पष्ट था कि सिद्धार्थ की डैन फायर हुआंग शांग को कसकर रोक रही थी। जैसे ही हुआंग शांग रो रहा था, सिद्धार्थ एक मानवाकार की लौ की तरह हुआंग शांग की ओर दौड़ा। उसकी हथेलियां उड़ रही थीं। बूम बूम बूम। सिद्धार्थ बहुत तेज था और उसने लगातार 3 बार जोरदार थप्पड़ मारे। हुआंग शांग ने देखा कि वह बच निकलने में असमर्थ था और केवल अपने दांत पीसकर और हताश होकर प्रतिरोध कर सकता था। हालांकि वह सिद्धार्थ की शक्ति से डरता नहीं था, लेकिन सिद्धार्थ के प्रत्येक हथेली के प्रहार के बाद उसके पंजे किसी भट्टी से वापस खींचे गए प्रतीत होते थे। 3 हथेलियों के प्रहार के बाद हुआंग शांग को महसूस हुआ कि उसकी हथेलियां उसकी अपनी नहीं थीं। वह अपनी हथेलियों से आती मांस की हल्की गंध भी सूंघ सकता था। अभी तक तो सिद्धार्थ को हर जगह चकमा देने पर मजबूर होना पड़ रहा था, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से उलट गई है। हुआंग शांग केवल सिद्धार्थ की डैन फायर के तहत भाग सकता है और उसके पास वापस लड़ने की कोई शक्ति नहीं है। फैटी यू और अन्य लोग यह देखकर बहुत खुश हुए। जब तक सिद्धार्थ टिके रहेंगे, जीत निश्चित रूप से उनकी ही होगी। हुआंग शांग, उसे मार डालो। जिया चांगफेंग खड़ा हुआ और ठंडे स्वर में चिल्लाया। सिद्धार्थ की ताकत उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। यहां तक कि उन्हें इस असीमित क्षमता वाले कीमियागर और असीम युद्ध शक्ति वाले मार्शल आर्ट जीनियस से भी डर लगा। ऐसे व्यक्ति को या तो अधीनस्थ के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए या मार देना चाहिए। अब चूंकि वह और सिद्धार्थ दुश्मन हैं, पहली स्थिति पूरी तरह से असंभव है। इसलिए अब उसे किसी भी कीमत पर सिद्धार्थ को खत्म करना होगा, अन्यथा वह न तो सो पाएगा और न ही खा पाएगा। हुआंग शांग ने सिद्धार्थ को देखा जो आग की लपटों से घिरा हुआ था। उसकी आंखें आक्रोश से भरी हुई थीं।
उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हत्या का खेल इस हद तक विकसित हो जाएगा। सिद्धार्थ, तुम मर जाओ। अब जिया चांगफेंग का आदेश प्राप्त करते हुए हुआंग शांग ने एक जंगली जानवर की तरह दहाड़ लगाई और अचानक हवा में खून भर गया। उसका पूरा शरीर खून से भर गया था और सब कुछ लाल हो गया था, यहाँ तक कि उसकी आंखें भी इससे अछूती नहीं थीं। क्या? उसने वास्तव में रक्त विस्फोट तकनीक का इस्तेमाल किया? यह तो बहुत पागलपन है। दर्शक सीटों पर बैठे फेंगमिंग साम्राज्य के मार्क्विस आश्चर्य से चिल्ला उठे। उन्होंने हुआंग शांग की पद्धति को मान्यता दी। रक्त विस्फोट तकनीक एक अत्यंत भयानक गुप्त तकनीक है। केवल वे लोग जो रक्त जमावट क्षेत्र में मजबूत हैं, जब उनका सामना एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी से होता है जिसे वे हरा नहीं सकते और निश्चित मृत्यु की संभावना का सामना कर रहे होते हैं, तो वे ऐसा निर्दयी निर्णय लेंगे। रक्त विस्फोट तकनीक संपूर्ण शरीर की क्यूई और रक्त को प्रज्वलित करती है, जिसके बदले में अस्थायी रूप से लड़ाकू शक्ति में वृद्धि होती है, जिससे उपयोगकर्ता की लड़ाकू शक्ति दोगुनी हो जाएगी। हालांकि इसकी कीमत भी बहुत ज्यादा है। एक बार जब रक्त विस्फोट तकनीक का उपयोग किया जाता है तो संघनित रक्तसार जलकर नष्ट हो जाएगा। यदि आप जीवित बच भी गए तो भी आपकी साधना का स्तर मूलतः स्थिर रहेगा और आप अपने शेष जीवन में कभी भी कोई प्रगति नहीं कर पाएंगे। यह स्थिति बहुत दुर्लभ है। कोई भी ऐसा तब तक नहीं करता जब तक कि यह बिल्कुल आवश्यक न हो, लेकिन हुआंग शांग ने ऐसा किया। मास्टर युनकी ने फेंगमिंग साम्राज्य के राजकुमारों और रईसों पर नजर डाली, जो अपने चेहरे पर एक खाली भाव के साथ खेल देख रहे थे और अपने दिल में आह भरने से खुद को रोक नहीं सके। फेंगमिंग निराश थी। इतनी प्रतिभा के बावजूद कोई भी सिद्धार्थ के लिए खड़ा नहीं हुआ। चाहे जो भी हो, सिद्धार्थ अंततः फेंगमिंग साम्राज्य का सदस्य है और अत्यधिक मेधावी झेन्युआन मार्क्विस का पुत्र है, भले ही सिद्धार्थ ने फेंगमिंग में कोई योगदान नहीं दिया हो। हालांकि मार्क्विस झेन्युआन ने 10 साल से अधिक समय तक सीमा की रक्षा की, खूनी लड़ाई लड़ी और क्रूर बर्बर लोगों का विरोध किया, जिससे फेंगमिंग साम्राज्य को शांति का आनंद लेने की अनुमति मिली। यदि उनके बेटे की मृत्यु शाही राजधानी में हुई तो क्या शाही परिवार को दुनिया भर के लोगों के दिलों को ठंडक पहुंचाने का डर नहीं होगा? हालांकि युनक्यू ने चौथे राजकुमार और फिर रानी मां को देखा और खुद को आह भरने से नहीं रोक सकी। वह थोड़ा आगे झुका, किसी भी समय सिद्धार्थ को बचाने के लिए तैयार। सिद्धार्थ का आज का प्रदर्शन मास्टर युनकी की उम्मीदों से कहीं अधिक है और वह सिद्धार्थ को कुछ भी नहीं होने दे सकते। रक्तपिपासु मंत्र का प्रदर्शन करने के बाद हुआंग शांग एक रक्तपिपासु जानवर में बदल गया था, जिसकी दोनों आंखें खून से भरी हुई थीं। हुआंग शांग जोर से चिल्लाया और अचानक उसके शरीर का सारा खून और ऊर्जा रुक गई। फिर समुद्र में बहने वाली सैकड़ों नदियों की तरह उसके शरीर का सारा रक्त और ऊर्जा उसके दाहिने हाथ पर एकत्रित हो गई। पूरा दाहिना हाथ तुरंत जांघ जितना मोटा हो गया, मांसपेशियां आपस में उलझ गईं और भयानक दबाव छोड़ते हुए सिद्धार्थ की ओर लपकने लगा। शैतान भेड़िया पंजा। जैसे ही हुआंग शांग ने अपना कदम बढ़ाया, मास्टर युनक्यू की आकृति चमक उठी और सीधे मैदान के केंद्र की ओर बढ़ गई। युनकी, बीच में मत आओ। जैसे ही मास्टर युनकी आगे बढ़े, वेई कैंग, जो तैयार था, ने उपहास किया, बाहर निकला, मास्टर युनकी के सामने खड़ा हो गया और उन्हें हथेली से थप्पड़ मार दिया। युनक्यू ने ठंडी सांस ली और अपनी हथेली से थप्पड़ मारा, वेई कैंग को पीछे धकेलने की कोशिश की। दोनों हथेलियां एक दूसरे से टकराईं। वेई कैंग का शरीर डगमगाया, लेकिन उसने युनक्यूई की हथेली को रोक दिया। जब दोनों हथेलियां एक दूसरे से टकराईं तो मास्टर युनकी का चेहरा बदल गया। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसकी हथेलियां ठंडी हो गईं और वे पल भर में काली हो गईं। युनक्यू, मेरा यिनशापाम बहुत स्वादिष्ट है ना? जब तक मैं यहाँ हूँ, यहाँ से गुजरने के बारे में सोचना भी मत। वह आदमी मर चुका है। हाँ, वेई कैंग ने व्यंग्य किया। युनक्यू हैरान रह गई। वह दशकों से वेई कैंग के साथ झगड़ रहा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि हाल के वर्षों में वेई कैंग ने इतनी प्रगति कर ली है। वह इतने कम समय में अपनी नाकाबंदी नहीं तोड़ सका। तुम बूढ़े विकृत आदमी, तुम ही मर गए हो। सिद्धार्थ के मुंह से एक उपहासपूर्ण आवाज आई। हुआंग शांग की हथेली को आते देख सिद्धार्थ ने एक गहरी सांस ली और अपनी साधना को चरम सीमा तक पहुंचा दिया। डैन फायर की शक्ति अब आरक्षित नहीं रही और ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। जब सिद्धार्थ ने फायर क्लाउड पाम का इस्तेमाल किया तो उसके शरीर की सभी लपटें गायब हो गईं। लपटों की सारी शक्ति उसकी हथेली पर केंद्रित थी। उच्च सांद्रता के कारण मूलतः हल्के पीले रंग की लपटों में हल्के लाल रंग की झलक थी। बूम! जब सभी लोग आश्चर्य से देख रहे थे, तभी सिद्धार्थ की हथेली हुआंग शांग के तीखे पंजों पर पड़ी। एक कानफोड़ू आवाज हुई, आग की लपटें उठीं और हवा में ऊंची लहरें उठने लगीं।
यहाँ तक कि युनक्यू और वेई कैंग ने भी अपना काम रोक दिया और आश्चर्य से दृश्य को देखा। जब धुआं और धूल छंट गई और दृष्टि बहाल हुई तो सबसे पहले लोगों की नजर लगभग 10 फीट के दायरे में फैले एक विशाल गड्ढे पर पड़ी। गड्ढे के दोनों ओर कई फीट की दूरी पर दो आकृतियां जमीन पर पड़ी थीं और पूरे स्थान पर पूर्ण सन्नाटा था। हल्की पॉप ध्वनि के साथ एक आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ी और खून से लथपथ सिद्धार्थ धीरे धीरे खड़ा हो गया। हालांकि उसके बाल बिखरे हुए थे, उसके कपड़े फटे हुए थे और वह सांस लेने के लिए हांफ रहा था, फिर भी सिद्धार्थ इस समय बहुत मजबूत लग रहा था। बड़े गड्ढे के चारों ओर घूमते हुए सिद्धार्थ धीरे धीरे हुआंगशांग के सामने चला गया। इस समय हुआंगशांग और भी अधिक दयनीय लग रहा था। उसका शरीर एक सूखी लाश की तरह जला हुआ था और कई हड्डियां बाहर दिख रही थीं। रक्त विस्फोट तकनीक को सक्रिय करने के बाद उसकी रक्षा तेजी से कम हो गई, इसलिए आखिरी कठिन लड़ाई में उसकी चोटें सिद्धार्थ की तुलना में अधिक गंभीर थीं। मैंने पहले ही कहा था, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम कल सूरज नहीं देख पाओगे, सिद्धार्थ ने ठंडे स्वर में कहा जब वह हुआंगशांग के सामने खड़ा था। हुआंगशांग कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसकी धंसी हुई छाती ने उसके पेट को इतनी जोर से जकड़ रखा था कि वह एक शब्द भी नहीं बोल सका। अवाक रह जाना असहज होगा। प्रतिशोध बहुत जल्दी आता है। तुमने दूसरों को अवाक कर दिया और अब तुम भी अवाक हो। सिद्धार्थ के होठों पर व्यंग्य का भाव दिखाई दिया। हुआंगशांग ने पहले भी घृणित तरीकों का इस्तेमाल किया था। सिद्धार्थ को उकसाने के लिए उसने जानबूझकर शी फेंग को गंभीर रूप से घायल कर दिया और उसकी सांस बंद कर दी, जिससे उसके लिए हार स्वीकार करना असंभव हो गया। यह सब सिद्धार्थ की आंखों से नहीं बच सका। सिद्धार्थ की ठंडी आंखों को देखकर हुआंगशांग की आंखों में डर का भाव दिखा। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन कुछ कह नहीं सका। हुआंगशांग डर गया। यदि यह कुछ साल पहले होता तो वह जीवन और मृत्यु से नहीं डरता, लेकिन हाल के वर्षों में वह आनंद में लिप्त होने के लिए जिया चांगफेंग का अनुसरण करता था और वह इस दुनिया से लगाव से भरा था। वह मरना नहीं चाहता था। दया की भीख मांगना भूल जाओ। तुम्हारे जैसे लोग दया के लायक नहीं हैं। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया और धीरे से एक पैर ऊपर उठाया। दर्शकों में सभी लोग चुपचाप देख रहे थे, कुछ भी बोलने में असमर्थ थे। ड्रैगन और बाघों के बीच लड़ाई के इस उतार चढ़ाव ने उन्हें बहुत झकझोर दिया। सिद्धार्थ, हुआंगशांग को जाने दो और मैं तुम्हें बड़ा मुआवजा देने को तैयार हूं। जिया चांगफेंग निश्चित रूप से इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। अपने सबसे योग्य अधीनस्थ को इस तरह मरते देख वह बेशर्मी से बोलने से खुद को रोक नहीं सका। ओह, क्या आपके पास ऐसा कुछ है जो मुझे प्रभावित कर सके? सिद्धार्थ के चेहरे पर दिलचस्पी का भाव दिखाई दिया। यह देखकर कि कोई रास्ता है, जिया चांगफेंग बहुत खुश हुए बिना नहीं रह सके। बस मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो। जब तक मेरे पास यह है, मैं कभी कंजूस नहीं बनूंगा। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया, अंगूठा दिखाया और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने वफादार होगे। फिर मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। मुझे अपनी जान दे दो और मैं उसे जाने दूंगा। जिया चांगफेंग का चेहरा, जो मूल रूप से खुशी से भरा हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा हो। उसने सिद्धार्थ को घूरते हुए कहा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम्हारे साथ खिलवाड़ करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य तुम्हें मारना है। सिद्धार्थ के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान उभरी और उसने एक एक शब्द बोला। यह कहने के बाद सिद्धार्थ ने अपना पैर उठाया और दर्शकों की चीखों के बीच जमीन पर पड़े हुआंगशांग पर जोर से पटक दिया। जैसे ही सिद्धार्थ का पैर हुआंगशांग की छाती को छूने वाला था, उसने अचानक अपने सिर में झुनझुनी महसूस की। उसी समय उसने अपने कानों में युनक्यू की क्रोधित दहाड़ सुनी। बिना सोचे समझे वह जल्दी से एक तरफ लुढ़क गया। स्विश! एक तीर सिद्धार्थ की कमर के पास से गुजरा। सिद्धार्थ शर्मिंदगी से कुछ बार पलटा और फिर ऊपर देखा। तीर सिद्धार्थ द्वारा चकमा दिया गया और सीधे हुआंगशांग की जांघ पर लगा। इस समय हुआंगशांग ने अपना मुंह चौड़ा खोला। उसकी आंखों ने अपनी चमक खो दी थी, एक मरी हुई मछली की आंखों की तरह आकाश की ओर निःशब्द घूर रही थी। हुआंगशांग की जांघ से तेज मछली जैसी गंध फैल गई। हालांकि सिद्धार्थ ने पहले क्षण में अपनी सांसों को नियंत्रित कर लिया, फिर भी उसे चक्कर, सीने में जकड़न और मतली महसूस हुई। कितना शक्तिशाली जहर है! सिद्धार्थ भयभीत हो गया। तीर स्पष्टतः घातक विष से सना हुआ था। हालांकि केवल गंध के आधार पर सिद्धार्थ यह नहीं बता सका कि जहर क्या था। हालांकि इसकी सांद्रता स्तर 3 या उससे ऊपर के जादुई जानवरों से एकत्रित विष के बराबर होनी चाहिए। रक्त जमने की अवस्था से नीचे के किसी भी व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो जाएगी। बेशर्म!
मास्टर युनकी ने गुस्से से चिल्लाते हुए अपना हाथ बढ़ाया और वेई कैंग की ओर लगभग 1 फुट लंबा ज्वलंत भाला चलाया। वेई कैंग यह देखकर हैरान रह गया कि सिद्धार्थ ने उसके हमले को चकमा दे दिया था। युनक्यू को आते देख उसने जल्दी से अपने हाथ से हल्का क्रॉसबो वापस खींच लिया, जिससे जहरीला तीर छोड़ा गया था। बूम! वेई कैंग ने भी अपना हाथ बढ़ाया और एक ज्वलंत तलवार निकाली, जिसे उसने वेई कैंग के भाले पर जोर से रख दिया। एक जोरदार धमाका हुआ, आग की लपटें उठने लगीं और सभी दिशाओं में अंधीन गर्मी की लहरें उठने लगीं। सिद्धार्थ सबसे नजदीक था, केवल 1 दर्जन फीट की दूरी पर। सिद्धार्थ, जो पहले से ही कमजोर था, तुरंत हवा की लहर से उड़ गया। जब सिद्धार्थ ने सोचा कि वह लौकी की तरह जमीन पर फेंका जाएगा, तो एक नरम और सुगंधित शरीर अचानक उसकी पीठ से चिपक गया और उसकी नाक एक कुंवारी लड़की की हल्की खुशबू से भर गई। चू याओ! सिद्धार्थ ने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि चू याओ चिंता से उसकी ओर देख रहा था। वह चू याओ की बाहों में लेटा हुआ था। सिद्धार्थ, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई। चू याओ धीरे से रोया, उसके आंसू टूटे हुए धागे से मोतियों की तरह बह रहे थे। वह जानती थी कि सिद्धार्थ का भाग्य काफी हद तक उसके कारण था। अगर उसने आज जो किया वह न किया होता, तो शायद सिद्धार्थ ऐसी नहीं होती। अभी हाल ही में कई बार उनकी जान जाते जाते बची। यह सोचकर उसे दुहक हुआ। तुम क्या कह रही हो? वह कमीना जिया चांगफेंग मुझे लंबे समय से नापसंद करता है। इस मामले का तुमसे कोई लेना देना नहीं है, सिद्धार्थ ने दिलासा देते हुए कहा। वह खड़ा होना चाहता था, लेकिन उसके शरीर में कोई ताकत नहीं थी। चू याओ की बाहों में झुककर सिद्धार्थ अपने दिल की धड़कन बढ़ने से खुद को रोक नहीं सका। धन्यवाद सिद्धार्थ। चू याओ जानती थी कि सिद्धार्थ जानबूझकर उसे दिलासा दे रहा था और वह खुद को दुखी और शर्मिंदा महसूस करने से नहीं रोक सकी। बूम! एक और जोरदार विस्फोट हुआ, जिसने सिद्धार्थ के दिल में उठी मीठी भावना को चकनाचूर कर दिया। सिद्धार्थ ने जल्दी से आवाज की दिशा की ओर देखा। इस समय मास्टर युनकी ने अपने हाथ में दान की आग से संघनित एक भाला पकड़ रखा था, जो 3 मीटर से अधिक लंबा था। पूरा शरीर लाल हो गया था, आभा प्रज्वलित थी और शक्ति अत्यधिक थी। यह एक ऐसी क्षमता है जो केवल कीमियागरों के पास ही हो सकती है, अमृत अग्नि के माध्यम से मानव रूप में रूपांतरण करने की क्षमता। कीमियागरों को लड़ाई पसंद नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी लड़ने की शक्ति मजबूत नहीं है। एक गोली मास्टर की पूरी जिंदगी की साधना गोली की आग पर केंद्रित होती है, जिसका उपयोग न केवल गोलियों को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता है, बल्कि युद्ध में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसकी शक्ति समान स्तर के लोगों से कहीं अधिक होती है। वेई कैंग का चेहरा बेहद गंभीर था। सिद्धार्थ देख सकता था कि हालांकि वेई कैंग भी एक कीमियागर था और उसकी कीमिया अग्नि शक्तिशाली थी, लेकिन शुद्धता के मामले में वह मास्टर युनक्यूई से बहुत कमतर था। सिद्धार्थ वेई कैंग को ताना मारना चाहता था, लेकिन लड़ाई के बाद वह कमजोर हो गया था और आखिरी वार ने उसकी सारी ताकत लगभग खत्म कर दी थी, इसलिए उसके पास चिल्लाने की भी ऊर्जा नहीं थी। हर बार जब युनक्यू और वेई कैंग के हाथों में ज्वलंत हथियार एक दूसरे को छूते, तो एक जोरदार धमाका होता और धरती हिल जाती और लुढ़कती हवा की लहरें लोगों को असहनीय रूप से पीछे हटने पर मजबूर कर देती। वे दोनों ही अल्केमिस्ट गिल्ड के सम्मानित अध्यक्ष थे। न केवल युवा लोग, बल्कि राजकुमारों और कुलीनों ने भी कभी ऐसी भूमिकाएं नहीं देखी थीं, और वे सभी ध्यानपूर्वक देख रहे थे। वेई कैंग, तुम इतने सालों से जी रहे हो, लेकिन तुमने अभी भी कोई प्रगति नहीं की है। यहां से चले जाओ। फ्लेम ड्रैगन स्पीयर! युनक्यू चिल्लाया और उसके हाथ में भाला अचानक आगे की ओर उछला। सीटी बजाती हवा शून्य को चीरती हुई आई, जमीन को तोड़ती हुई आई और उसके शरीर से एक अजगर जैसी ज्वाला निकली। वेई कैंग यह देखकर जोर से चिल्लाया और उसके हाथ की तलवार एक विशाल ढाल में बदल गई, जिसने सामने वाले को मजबूती से घेर लिया। जोरदार धमाके से आसमान हिल गया, धूल और लपटें उठने लगीं, मानो हवा में आग लग गई हो, जिससे सांस लेना असंभव हो गया। युनकी, बस मेरा इंतजार करो। अचानक एक आकृति आग की लपटों से बाहर निकली और घबराकर भाग गई। वह व्यक्ति वेई कैंग था। वह कुछ बोलकर रात में गायब हो गया। मानो उन्हें इस परिणाम की उम्मीद थी। मास्टर युनकी ने उस दिशा में ठंडी नजर से देखा जहां वेई कैंग ने छोड़ा था, फिर धीरे से मुड़ा और अपनी सीट पर वापस आ गया। एक क्षण के लिए सारा स्थान शांत हो गया। लोगों ने सिद्धार्थ को देखा, जिसे चू याओ का समर्थन प्राप्त था, और फिर जिया चांगफेंग को देखा, जिसका चेहरा राख जैसा था। एक क्षण के लिए तो कोई भी एक शब्द भी नहीं बोल सका। राजमाता का चेहरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। आज जो हुआ वह उसकी उम्मीदों से बिल्कुल परे था।
वह फेंगमिन साम्राज्य की शासक वास्तव में एक सहायक भूमिका बन गई थी। सिद्धार्थ जीत गया। इस वर्ष का लालटेन महोत्सव यहीं समाप्त होता है। राजमाता को परिणाम घोषित करना था। जैसे ही रानी मां की आवाज गिरी, पूरा दृश्य अचानक उबल पड़ा और दर्शकों में मौजूद सभी लड़कियां ज्वार की तरह सिद्धार्थ की ओर दौड़ पड़ी। सिद्धार्थ चौंक गया और इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हो रहा है, एक युवा लड़की ने उसके सिर पर माला रख दी। सिद्धार्थ स्तब्ध रह गया और कुछ कहने ही वाला था कि अचानक 7 या 8 लड़कियां वहां आईं और चाहे सिद्धार्थ तैयार हो या नहीं, उन्होंने जो मालाएं बनाई थीं, उन्हें उसके सिर पर रख दिया, जैसे गाय बांधी जाती है। चुयाओ एक तरफ खड़ा होकर मुस्कुराता हुआ देखता रहा, कुछ भी नहीं बोला। उसकी सुंदर आंखें चिढ़ाने से भरी थीं, लेकिन उसके सुंदर चेहरे पर गर्व का भाव था। अरे! सिद्धार्थ का शरीर पहले से ही मालाओं से ढका हुआ था और उन्हें टांगने के लिए अब कोई जगह नहीं थी। वह उत्साही लड़कियों के इस समूह को बताने ही वाले थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने यह कहा, आकाश में अचानक अंधेरा छा गया और मालाएं आसमान में फैल गईं तथा पूरे आकाश को ढकने लगीं। ऐसा हुआ कि कुछ लड़कियों ने देखा कि वहां बहुत अधिक लोग थे और वे बीच से नहीं निकल पा रही थीं, इसलिए वे चिंतित हो गईं और अपने हाथों में रखी हुई मालाओं को सीधे सिद्धार्थ के सामने फेंक दिया। एक महिला के नेतृत्व में अन्य महिलाओं को भी अचानक इसका एहसास हुआ और उन्होंने भी उसका अनुसरण किया। एक क्षण में ही सैकड़ों मालाएं उड़कर ऊपर आ गईं। जब भीड़ तितर-बितर हुई तो सिद्धार्थ मालाओं के बीच दबकर गायब हो गया था। फेंगमिन साम्राज्य एक मार्शल आर्ट प्रेमी देश है और महिलाएं अपने प्यार का इजहार करने में बहुत सीधी हैं। हालांकि वे जानते हैं कि सिद्धार्थ ने चुयाओ से अपने प्यार का इजहार किया है, लेकिन इससे उनके प्रति प्रशंसा में कोई कमी नहीं आती। सुंदर, बलवान, वफादार और धर्मी, अपने प्रियजनों और भाइयों की खातिर वह बलवानों के साथ खूनी लड़ाई लड़ने का साहस करता है और जीवन और मृत्यु को तुच्छ समझता है। यह कैसा साहस है? यह कहा जा सकता है कि सिद्धार्थ के प्रदर्शन ने अधिकांश लड़कियों के अज्ञानी दिलों को छू लिया। जब सिद्धार्थ ने फूलों के ढेर से बाहर निकलने के लिए संघर्ष किया तो उसके आसपास के लोग तितर-बितर हो गए थे। चुयाओ जा चुका था और केवल फैटीयू और अन्य लोग आए और सिद्धार्थ को बाहर निकाला। भाई लांग, आप सचमुच मेरे आदर्श हैं, फैटीयू ने उत्साह से कहा। अन्य लोगों की स्थिति भी ऐसी ही थी। सिद्धार्थ के प्रदर्शन ने आज सभी को चौंका दिया। सिद्धार्थ सचमुच युद्ध के देवता का पुनर्जन्म था, जिससे उन्हें बहुत गर्व महसूस होता था। सिद्धार्थ ने थोड़ा मुस्कुराया और चारों ओर देखा और पाया कि रानी मां और अन्य मंत्री, राजकुमार, मास्टर युनकी सभी चले गए थे और यहाँ तक कि चुयाओ भी चला गया था। भाई लॉन्ग, जब आपको अभी दफनाया गया था तो तीसरी राजकुमारी को रानी विधवा ने बुलाया था। मैंने देखा कि रानी विधवा बहुत दुखी लग रही थी। मुझे डर है कि तीसरी राजकुमारी को भविष्य में कठिन समय का सामना करना पड़ेगा, बंदर ने चिंतित होकर कहा। यदि कोई और समय होता तो वे शाही परिवार के मामलों के बारे में बात करने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन आज सिद्धार्थ के प्रदर्शन ने उनकी महत्वाकांक्षाओं को जगा दिया और अब उन्हें इतनी परवाह नहीं थी। इस बार दक्षिया के राजकुमार जिया चांगफेंग के फेंगमिन आने का मुख्य कारण तीसरी राजकुमारी से शादी का प्रस्ताव रखना था। हालांकि अभी तक कोई पक्की खबर नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि राजमाता ने पहले ही सहमति दे दी है। अब जबकि तीसरी राजकुमारी लालटेन महोत्सव में खुले तौर पर सिद्धार्थ के प्रति अपनी सद्भावना दिखा रही थी, तो यह रानी मां और जिया चांगफेंग के चेहरे पर थप्पड़ मारने के समान था। यह अजीब बात होगी यदि राजमाता खुश दिखें। जब मैं यहाँ था तो मुझे मास्टर युनकी का समर्थन प्राप्त था, लेकिन मास्टर युनकी आखिरकार अल्केमिस्ट गिल्ड से थे, जो एक तटस्थ शक्ति थी और साम्राज्य के मामलों में कभी हस्तक्षेप नहीं करती थी। यह उल्लेख करने की तो बात ही छोड़िए कि यह किसी और का पारिवारिक मामला था। इसलिए बंदर और अन्य लोगों की चिंताएं स्वाभाविक थीं। यह सुनते ही सिद्धार्थ की जीत की खुशी अचानक गायब हो गई। हालांकि सिद्धार्थ को इसका कोई अफसोस नहीं था। एक प्यारी लड़की के लिए जिसने किसी भी कीमत पर उसके सामने अपने प्यार का इजहार किया था, वह उसे कभी निराश नहीं करेगा, भले ही वह मर जाए। यह देखकर कि चौक में मौजूद सभी लोग चले गए थे, केवल कुछ सैनिक ही बचे थे जो आसपास की सजावट और कुछ टूटे फूटे कचरे को हटा रहे थे। हुआंग शान का शव पहले ही हटा दिया गया था। चलो पहले वापस चलते हैं। शीफेंग, तुम्हारी चोट कैसी है? सिद्धार्थ बंदर की मदद से खड़ा हुआ। मैं ठीक हूं सिद्धार्थ, मैं। शीफेंग को थोड़ी शर्म महसूस हुई। अगर आज वह नहीं होता तो सिद्धार्थ कभी भी इस चाल में नहीं फंसता और लगभग अपनी जान गंवा देता। भाइयों के बीच बेकार की बातें कहने की कोई जरूरत नहीं है। भाइयों के रूप में आपको अपने घावों को ठीक करना चाहिए, अपनी साधना में सुधार करना चाहिए
और अपना बदला लेना चाहिए। सिद्धार्थ ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा। बदला? क्या हुआंग शान मरा नहीं है? फैटी यू ने आश्चर्य से कहा। सिद्धार्थ हल्का सा मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। हर कोई हैरान था। क्या यह हो सकता है कि सिद्धार्थ चाहता था, ठीक है शीफेंग, और मुझे वापस भेज दो, हमें स्वस्थ होने की जरूरत है। सच कहूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी हड्डियां टूटने वाली हैं, सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा। हर कोई सिद्धार्थ का समर्थन करने के लिए दौड़ा। सिद्धार्थ की चोटें गंभीर नहीं थीं, लेकिन वह थका हुआ था और उसके शरीर में कोई ताकत नहीं थी। जब सभी लोग धीरे धीरे चले गए तो एक आदमी अंधेरे कोने में धीरे धीरे प्रकट हुआ। उसने उस दिशा की ओर देखा जहां सिद्धार्थ और अन्य लोग गायब हो गए थे और खुद से यह कहते हुए खुद को रोक नहीं सका। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि सिद्धार्थ इस स्तर तक बढ़ गया है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह पहले भी छिपा हुआ हो? वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वर्तमान राजवंश का चौथा राजकुमार था। सिद्धार्थ का प्रदर्शन आज सभी की उम्मीदों से बढ़कर था, जिसमें वह भी शामिल थे। अगर यह सच है तो यह लड़का बहुत षड्यंत्रकारी है। चौथा राजकुमार आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। सर, क्या आप उससे चुपके से छुटकारा पाना चाहते हैं? चौथे राजकुमार के पीछे अंधेरे में एक छाया घूम रही थी। यदि उसने आवाज न की होती तो कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता। चिंता मत करो। हालांकि उसने आज मुझे चौंका दिया, लेकिन उसकी कमजोरियां भी उजागर हो गईं। कोई भी व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अगर उसमें कमजोरियां हैं तो डरने की कोई बात नहीं है। हालांकि कुछ अप्रत्याशित हुआ, लेकिन यह बदलाव कोई बुरी बात नहीं हो सकती। अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो यह हमें अप्रत्याशित लाभ दिलाएगा। चौथे राजकुमार के चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखी। सिद्धार्थ उस दिन घर नहीं गया। इसके बजाय उसने बंदर से अपने परिवार को यह संदेश भेजने को कहा कि वह अल्केमिस्ट गिल्ड में मास्टर युनक्यू के साथ अध्ययन कर रहा है। आज की घटना बहुत बड़ी बात थी और वह लौटते ही अपनी मां का सामना नहीं करना चाहता था। इसके अलावा वह चोटों से भरा हुआ था और उसकी मां उसे देखकर दुखी होती थी। उस रात सिद्धार्थ शी-फेंग के घर गया। शी-फेंग की केवल कुछ हड्डियां टूटी थीं। जहां तक उसके आंतरिक अंगों की चोटों का सवाल है तो सिद्धार्थ के अमृत की बदौलत अब वे कोई बड़ी बात नहीं रह गई थीं। कई टूटी हुई हड्डियों को ठीक होने में केवल कुछ दिनों का समय लगता है। हालांकि इस बार शी-फेंग को करारी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन यह उनके विकास पथ के लिए फायदेमंद है। बलवानों को संयमित होने की आवश्यकता है। उस रात शी-फेंग के पिता ने सिद्धार्थ के लिए एक शांत कमरे की व्यवस्था की। जब वह शी-फेंग के घर लौटा तो सिद्धार्थ की ताकत थोड़ी ठीक हो गई थी। आसपास के लोगों को दूर भेज दिया गया और सिद्धार्थ ने धीरे से अंगूठी से एक जेड बोतल निकाली जिसमें से जलने की आवाज आ रही थी। मैं अच्छी चीजों के लिए सुबह होने तक इंतजार नहीं कर सकता। सिद्धार्थ ने अपने हाथ में जेड की बोतल को देखा। उसमें तरल पदार्थ की एक गेंद थी, लेकिन उसमें से गर्मी निकल रही थी, जैसे कि अंदर कोई गर्म धारा बह रही हो। हालांकि सिद्धार्थ जानता था कि यह गर्म धारा जो गर्म पानी की गेंद की तरह दिखती थी, वह जानवर की आग थी, एक अग्नि प्रकार के राक्षस की ज्वाला का सार। जानवरों की आग अत्यंत कीमती है। पशु अग्नि का एक गोला एक जादुई पशु के जीवन के बराबर है और केवल दूसरे स्तर से ऊपर के जादुई पशुओं में ही पशु अग्नि को पोषित करने की क्षमता होती है। सिद्धार्थ ने अपनी आध्यात्मिक समझ का उपयोग करके इस राक्षसी अग्नि का निरीक्षण किया और पाया कि इसमें अग्नि तत्व बहुत समृद्ध था। सिद्धार्थ की याददाश्त के अनुसार इस तरह की पशु अग्नि संभवतः दूसरे स्तर के शीर्ष राक्षस जानवर की पशु अग्नि थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जब वेई कैंग ने जानवर को अग्नि सौंपी तो उसका चेहरा उसकी पत्नी की मृत्यु से भी अधिक कुरूप था। फुश! सिद्धार्थ की दान अग्नि उसके शरीर के चारों ओर घूमने लगी। उसने जेड की बोतल खोली और उसमें मौजूद अग्नि तत्व को एक ही घूंट में निगल लिया। बूम! सिद्धार्थ ने जब जानवर की आग की गेंद को निगल लिया तो वह मूल रूप से पानी की गेंद की तरह थी और तुरंत फट गई। वह अग्नि पशु जो पहले खरगोश के समान कोमल था, अचानक बाघ के समान हिंसक हो गया। मूलतः पशु अग्नि राक्षस का जन्मजात सार था, जिसमें राक्षस की अपनी हिंसक इच्छा शक्ति निहित थी। सामान्यतः यदि कोई कीमियागर पशु अग्नि को वश में करना चाहता है तो उसे पशु अग्नि में हिंसक इच्छा को कुचलने के लिए बहुत समय खर्च करना होगा। जब पशु अग्नि की हिंसक इच्छा शांत हो गई तो उसने पशु अग्नि के साथ संवाद करने के लिए अपनी स्वयं की दान अग्नि का उपयोग करना शुरू कर दिया, जिससे पशु अग्नि धीरे धीरे प्रतिरोध करना छोड़ दे और उसे चरण दर चरण और अधिक परिष्कृत कर दे। लेकिन सिद्धार्थ इंतजार नहीं कर सका। आज की लड़ाई ने उनके तुरूप के पत्ते को पूरी तरह से उजागर कर दिया।
उसे अपनी जान बचाने के लिए एक अधिक शक्तिशाली तुरुप के पत्ते की जरूरत थी। जिया चांगफेंग ने अपना प्रिय और योग्य सेनापति खो दिया और वेई कैंग ने अपनी पशुवत शक्ति खो दी। अगर आप इस बारे में गंभीरता से सोचें तो आपको पता चलेगा कि वे कभी हार नहीं मानेंगे। अब पूरे फेंगमिन साम्राज्य में एकमात्र व्यक्ति जिस पर सिद्धार्थ भरोसा कर सकता है वह मास्टर युनकी है, लेकिन अल्केमिस्ट गिल्ड के अध्यक्ष के रूप में वह फेंगमिन में लड़ाई में सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। जब तक सिद्धार्थ पूरी तरह से अल्केमिस्ट गिल्ड में शामिल होने के लिए तैयार नहीं होता और अब फेंगमिन के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन सिद्धार्थ को इतने सालों से दबाया गया है, वह कैसे तैयार हो सकता है अगर वह पर्दे के पीछे के मास्टरमाइंड का पता नहीं लगाता है। इसके अलावा वह चू याओ को कैसे छोड़ सकता था? साथ ही चू याओ के अनुभव ने उसे अपने अनुभव की याद दिला दी। क्या जिस व्यक्ति ने चू याओ के साथ छेड़छाड़ की थी वही उसकी आध्यात्मिक जड़ें भी चुराने वाला था? सिद्धार्थ सब कुछ स्पष्ट होने से पहले कभी हार नहीं मान सकता था, इसलिए उसके पास समय कम होता जा रहा था और वह जानवर की आग को परिष्कृत करने के लिए केवल सबसे हिंसक और प्रत्यक्ष विधि का उपयोग कर सकता था। बूम! सिद्धार्थ के शरीर में एक और विस्फोट हुआ। जब पशु की आग उसके पेट में प्रवेश कर गई तो वह एक क्रूर तेंदुए में बदल गया और हताश होकर जमीन की ओर भागने लगा। भयानक उच्च तापमान सिद्धार्थ को पूरी तरह से नष्ट करना चाहता था। आमतौर पर जब जानवर की आग निकाली जाती है तो जानवर की आग की शक्ति को बनाए रखने के लिए इसे दबाया नहीं जा सकता है, अन्यथा जानवर की आग की गुणवत्ता कम हो जाएगी। इस समय सिद्धार्थ दूसरे स्तर के शीर्ष जादुई जानवर की पशु अग्नि की जलन का सामना कर रहा था। हिंसक शक्ति ने सिद्धार्थ को मुंह भर खून थूकने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही खून शरीर से बाहर निकला वह तुरंत भाप में बदल गया, जिससे पता चला कि सिद्धार्थ का शरीर लंबे समय से भट्टी की तरह था। हम एक दूसरे दर्जे का राक्षस विरोध करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? सिद्धार्थ ने ठंडी सांस ली और फेंगफू स्टार ने काम करना शुरू कर दिया। 7 चक्रवात फूट पड़े और उसके पूरे शरीर की ज्वाला शक्ति एक विशाल जाल की तरह थी जिसने पशु अग्नि के गोले को कसकर ढक लिया। जानवर की आग पहले तो बेहद हिंसक थी, लेकिन हालांकि सिद्धार्थ की दान आग विशेष रूप से शक्तिशाली नहीं थी, इसे फेंगफू स्टार और 7 बढ़े हुए चक्रवातों द्वारा समर्थित किया गया और इसकी शक्ति बेहद शक्तिशाली हो गई। पहले तो जानवर की आग का गोला अभी भी बाएं और दाएं भागने में सक्षम था, लेकिन कुछ सांसों के बाद वह एक फंसा हुआ जानवर बनने लगा और चाहे वह कितना भी संघर्ष करे कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार उस राक्षसी आग में कोई अनुवर्ती शक्ति नहीं थी। इसे परिष्कृत करने में सिद्धार्थ की पूरी ताकत के तहत हिंसक आभा धीरे धीरे समाप्त हो गई और धीरे धीरे शांत हो गई। हालांकि उसे इसकी उम्मीद थी, फिर भी सिद्धार्थ ने राहत की सांस ली। इस समय उसे बहुत पसीना आ रहा था और उसके कपड़े भीग गए थे। सिद्धार्थ को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका व्यक्तित्व विभाजित हो गया हो। एक ओर तो वह उस भयंकर आग को तुच्छ समझता था, लेकिन दूसरी ओर वह उसके लिए अत्यंत उत्सुक भी था। इसमें आश्चर्य का भाव है और तिरस्कार का भी भाव है। वह कड़वी मुस्कान के अलावा कुछ नहीं कर सका। सिद्धार्थ जानता था कि उसने दान सम्राट की एक पीढ़ी की आत्मा को अपने में मिला लिया था और दान सम्राट स्वाभाविक रूप से ऐसी राक्षसी आग को तुच्छ समझता था, लेकिन उसे इसकी जरूरत है और इसकी तत्काल जरूरत है। जानवरों की आग का यह गोला कीमिया के अभ्यास में उसका पहला कदम होगा। सिद्धार्थ के निरंतर शोधन के बाद जानवर की आग फिर से शांत हो गई और पानी की एक गेंद में बदल गई जो बेहद शांत थी। इस समय यह पूरी तरह से शुद्ध हो चुका था और इसमें अत्याचारी आभा का कोई निशान नहीं था। साधारण कीमियागरों की सबसे आदिम अमृत अग्नि वास्तव में दांतियन में आध्यात्मिक ऊर्जा है। एक विशिष्ट दौड़ मार्ग पर आध्यात्मिक ऊर्जा को शरीर के बाहर छोड़ने से उत्पन्न उच्च तापमान। इसे आग कहने के बजाय यह उच्च तापमान वाली गैस की तरह है। केवल वे ही लोग कीमियागर बनने की क्षमता रखते हैं जो ऐसी गैस बना सकते हैं। ऐसे लोग मूलतः 1000 में एक होते हैं, इसलिए कीमियागरों का अभ्यास करने वाले लोग अत्यंत दुर्लभ हैं। हालांकि ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने दांतियन में अग्नि शक्ति का अंश लेकर पैदा होते हैं, जो अर्जित कारकों द्वारा निर्देशित होता है और दान अग्नि बन जाता है। ऐसी दान अग्नि को वास्तविक दान अग्नि कहा जा सकता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति हजारों में एक नहीं बल्कि करोड़ों में एक होता है। इसलिए सभी असफल कीमिया चिकित्सकों के बीच वे मूल रूप से सिद्धार्थ की तरह हैं। उनका वास्तविक उत्थान पशु अग्नि को परिष्कृत करने से शुरू होता है। लेकिन फिर भी जानवरों की आग बेहद कीमती है और इसे पैसे से नहीं मापा जा सकता है। मैं अन्य चीजों के बारे में नहीं जानता, लेकिन फेंगमिन साम्राज्य में युन क्यूई को छोड़कर ऐसा लगता है कि किसी और के पास पशु अग्नि नहीं है,
धीरे धीरे अपनी ज्वाला को वापस खींचते हुए अपने शरीर में लगी भीषण आग को देखते हुए सिद्धार्थ कुछ परेशान महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। सामान्यतः पशु अग्नि की साधना करने के बाद साधक उसे दानत्येन में एकीकृत कर देता है तथा पशु अग्नि को अपने जीवन में साधना के एकमात्र तरीके के रूप में प्रयोग करता है। लेकिन सिद्धार्थ ऐसा नहीं कर सका। प्रथम, उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत डेंटियन से नहीं बल्कि फेंगफू स्टार से आता था। दूसरे, उसके पास 9 सितारा आधिपत्य शरीर तकनीक है और यह तकनीक अत्यंत रहस्यमय और शक्तिशाली है, जिससे उसे उच्च स्तर के विरोधियों को चुनौती देने की ताकत मिलती है। यहाँ तक कि अगर उसे पीट पीट कर मार भी दिया जाए तो भी वह 9 सितारा आधिपत्य शरीर को कभी नहीं छोड़ेगा और कीमिया अभ्यास की ओर नहीं मुड़ेगा। मैं समझ गया। सिद्धार्थ को अचानक एक विचार आया और उसने अपने डेंटियन में जानवर की आग रख दी। 7 चक्रवातों ने धीरे धीरे उस भयंकर आग को घेर लिया। ये कोशिश करें। सिद्धार्थ ने एक गहरी सांस ली और एक अत्यंत साहसिक प्रयास किया। उन्होंने राक्षसी आग को अवशोषित करने के लिए धीरे धीरे कई चक्रवात प्रसारित किए। चक्रवात के अवशोषण के माध्यम से जानवर की आग ने बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं किया और केवल सिद्धार्थ को इसे नियंत्रित करने की अनुमति दी, जो सिद्धार्थ के मध्याह्न रेखाओं में विलीन हो गई। यह पिघलने वाली आग है। व्यक्ति को अपने शरीर के प्रत्येक भाग में पशुवत अग्नि को पिघलाना चाहिए, जिससे उसका शरीर इस अग्नि से परिचित हो सके और यथासंभव अधिकतम सीमा तक उसमें समायोजित हो सके। पशु अग्नि को बहुत अच्छी तरह से परिष्कृत किया गया था, इसलिए यह प्रक्रिया बहुत आसान थी और पशु अग्नि को सिद्धार्थ के सभी मध्याह्न रेखाओं में फैला दिया गया था। लांग चेन का दृष्टिकोण निश्चित रूप से पहला था। कोई भी ऐसा करने की कोशिश नहीं करेगा, यहां तक कि दान सम्राट की याद में भी नहीं। अपने मेरिडियन में जानवर की आग को भंग करने के बाद सिद्धार्थ को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसके मेरिडियन वास्तव में थोड़ा चौड़े हो गए थे। इन बिंदुओं को कम मत आंकिए। प्रत्येक मध्याह्न रेखा एक नहर की तरह है। नहर जितनी चौड़ी होगी, युद्ध के दौरान वह उतनी ही अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा ले जा सकेगी तथा उतनी ही अधिक शक्ति मुक्त कर सकेगी। यह डेंटियन की तुलना समुद्र से और मध्याह्न रेखाओं की तुलना खाइयों से करने जैसा है। युद्ध के दौरान समुद्र के पानी को विभिन्न खाइयों में डाला जाता है तथा अंततः विस्फोट के लिए एक बिंदु पर इकट्ठा किया जाता है। यह युद्ध कौशल को उत्तेजित करने की प्रक्रिया है। हालांकि युद्ध कौशल जितना अधिक शक्तिशाली होगा, उतनी ही अधिक ऊर्जा वे जुटाएंगे, लेकिन अगर खाई की क्षमता अपर्याप्त है तो यह ढह जाएगी और इससे पहले कि यह दुश्मन को घायल कर सके, इसके मेरिडियन बिखर जाएंगे और इसे खत्म कर दिया जाएगा। यही कारण है कि भले ही सिद्धार्थ स्पष्ट रूप से जानता था कि काई तियान को कैसे सक्रिय किया जाए, वह ऐसा नहीं कर सका क्योंकि उसकी शिरोबिंदु पर्याप्त चौड़ी नहीं थी। लेकिन आज के प्रयास से वह इतना उत्साहित हो गया कि वह लगभग उछल पड़ा। उन्होंने अपनी शिरोबिंदुओं का उपयोग पशु अग्नि को पोषित करने के लिए वाहक के रूप में किया और दोनों एक दूसरे के पूरक थे। जैसे जैसे उसकी साधना मजबूत होती जाएगी, उसकी शिरोबिंदु लगातार चौड़ी होती जाएंगी और पशु अग्नि द्वारा समेकित होती जाएंगी। इस बार सिद्धार्थ को सचमुच एक खजाना मिल गया है। यद्यपि अन्य कीमिया अभ्यासी अपने डेंटियन में पशु अग्नि को घोलकर अपने अभ्यास को गति दे सकते हैं, लेकिन यह मध्याह्न रेखाओं को चौड़ा करने जितना लाभदायक नहीं है। ठीक है, चाहे वह ड्रैगन हो या सांप, हमें अभी भी इसे देखना है। थोड़ी ताकत लगा। सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली और अपने दिल में प्रार्थना की। एक विचार के साथ वह राक्षसी आग जो उसकी शिरोबिंदु में विलीन हो गई थी, धीरे धीरे उसके डेंटियन की ओर एकत्रित हो गई। फुसफुसाहट। सिद्धार्थ की हथेली में एक ज्वाला प्रकट हुई। यह हल्के लाल रंग की थी और जैसे ही ज्वाला प्रकट हुई, उसने अंतरिक्ष को विकृत कर दिया। उसने सहमति में सिर हिलाया। परिष्कृत होने के तुरंत बाद ही यह बहुत शक्तिशाली हो गया था। यह वास्तव में पशु अग्नि कहलाने के योग्य था। यह मूल गोली की आग से कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। थोड़ी देर तक हिचकिचाने के बाद उसने अंततः अपने दांत पीस लिए और फेंगफू स्टार धीरे धीरे आगे बढ़ा, ध्यान से आध्यात्मिक ऊर्जा का एक निशान प्रसारित किया और इसे चक्रवात में इंजेक्ट किया। 7 चक्रवात जो मूलतः धीमी गति से घूम रहे थे, अचानक बड़े हो गए और पवनचक्कियों की तरह तेजी से घूमने लगे। मुझे नहीं पता कि यह काम करेगा या नहीं। सिद्धार्थ के चेहरे पर उलझन भरी झलक थी। उसने अपने हाथ में जलती हुई लौ को देखा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। यह कहना झूठ होगा कि वह घबराया नहीं था। हालांकि सिद्धार्थ ने फिर भी 7 चक्रवातों की शक्ति को 7 चक्रवातों से घिरे आग के गोले पर निर्देशित किया। फुसफुसाहट। सिद्धार्थ ने महसूस किया कि उसका शरीर हिल रहा है, मानो वह फटने वाला हो। उसकी हथेली पर 1 फुट से अधिक लंबी ज्वाला अचानक बढ़कर 10 फुट से अधिक ऊंची हो गई।
अच्छा नहीं है। सिद्धार्थ चौंक गया और उसने जल्दी से आग को वापस खींच लिया तथा अपनी हथेली से छत पर थपथपाया। पता चला कि उसके हाथ में आग भड़क उठी थी और भयानक उच्च तापमान ने तुरंत छत को जला दिया। एक जोरदार धमाके के साथ सिद्धार्थ ने अपनी हथेली से हवा का उपयोग करके आग बुझा दी। हालांकि आग तो बुझ गई, लेकिन सिद्धार्थ की हथेली से पूरी छत भी उड़ गई। तारों भरे आकाश और 360 डिग्री के मनोरम रोशनदान को देखकर सिद्धार्थ को रोने का मन हुआ, लेकिन उसके आंसू नहीं निकले। जब वह पहली बार किसी के घर पहुंचे तो उन्होंने या तो घर जला दिया या उसे ध्वस्त कर दिया। यह अच्छा विचार नहीं था। सचमुच पदचापें सुनाई दी और शी हवेली में लोग घबरा गए। वे कुछ भी नहीं कर सके क्योंकि पूरी छत उड़ चुकी थी। इतनी तेज आवाज थी कि बहरा व्यक्ति भी उसे सुन सकता था। सिद्धार्थ के शर्मिंदा चेहरे को देखकर शी फेंग के पिता ने अपनी आंखों में सदमे को छुपाया, थोड़ा मुस्कुराए, कुछ नहीं कहा और नौकरों से सिद्धार्थ के लिए एक नया कमरा व्यवस्थित करने को कहा। सिद्धार्थ कुछ कहना चाहता था, लेकिन शी फेंग के पिता ने सिद्धार्थ के कंधे पर थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम और शी फेंग भाई हो, बस इस जगह को अपना घर मानो। कमरे को पुनः व्यवस्थित करने के बाद सिद्धार्थ ने अब उस विधि के साथ प्रयोग करने की हिम्मत नहीं की जिसे उसने आविष्कृत किया था। वह बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया और चक्रवात को प्रसारित करना शुरू कर दिया। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित किया, इसे फेंगफू स्टार में इंजेक्ट किया और अभ्यास करना शुरू कर दिया। अगली सुबह, इससे पहले कि सूरज अपना अपरिवर्तित चेहरा दिखाता, सिद्धार्थ के शरीर से अचानक एक विस्फोट हुआ। बूम! सिद्धार्थ ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, उसकी आंखें खुशी से भरी थीं। उसने उम्मीद नहीं की थी कि हुआंग शांग के साथ लड़ाई के बाद वह इतनी जल्दी अड़चन को तोड़ देगा और क्यूई गैदरिंग के 8वें स्तर में प्रवेश करेगा। नाश्ते के बाद सिद्धार्थ ने शी फेंग पर नजर डाली और पाया कि वह अब गंभीर रूप से घायल नहीं था। उसने उसके लिए 2 गोलियां छोड़ दीं, फिर शी हवेली को छोड़ दिया और सीधे अल्केमिस्ट गिल्ड की ओर चला गया। बैंग! जिया चांगफेंग द्वारा एक मेज को चूर्ण में तोड़ दिया गया। इस समय जिया चांगफेंग के चेहरे पर एक क्रूर भाव था और उसने दांत पीसते हुए कहा, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, अगर मैं तुम्हें टुकड़ों में नहीं फाड़ूंगा तो मुझे जिया चांगफेंग नहीं कहा जाएगा। मूलतः इस लालटेन उत्सव के कारण उसे पूर्ण पराजय का सामना करना पड़ा था तथा उसने अपने दाहिने हाथ हुआंग शान को भी खो दिया था, जिससे वह अत्यधिक क्रोधित हो गया था। यह उनकी मूल योजना से बिल्कुल अलग था। न केवल उसने सिद्धार्थ को नहीं मारा, बल्कि उसने हुआंग शांग का भी बलिदान कर दिया और वेई कैंग ने कीमती जानवर आग खो दी। इस प्रतियोगिता का सबसे बड़ा विजेता लांग चेन निकला। वह क्रोधित कैसे न हो सकता था? वह इतना क्रोधित था कि उसके फेफड़े फटने वाले थे। जिस कमरे में जिया चांगफेंग था, वहां एक आदमी था जो 20 साल का लग रहा था और उसने लंबा लबादा पहना हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उसने जिया चांगफेंग के गुस्से को नोटिस नहीं किया था और आराम से चाय पी रहा था। ऐसा लग रहा था कि उस हथेली के प्रहार ने जिया चांगफेंग के गुस्से को काफी हद तक बाहर निकाल दिया था और उसका मूड धीरे धीरे शांत हो गया था। उसने उस आदमी से आदरपूर्वक कहा, भाई लुओ, सिद्धार्थ बहुत आगे बढ़ गया है। मुझे उम्मीद है कि भाई लुओ मेरे लिए अपना गुस्सा निकाल सकेंगे। सफेद वस्त्र पहने हुए व्यक्ति, जिसे भाई लुओ कहा जाता था, ने धीरे से अपने हाथ में चाय का प्याला नीचे रखा और हल्के से कहा, चांगफेंग, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। सिर्फ एक औरत ने तुम्हें अपना संयम खो दिया है। वह सिद्धार्थ तो बस एक छोटा सा झींगा है। तुम्हें इस बार फेंगमिन में हमारे आने का उद्देश्य याद रखना चाहिए। अगर यह छोटी सी बात बड़ी चीजों में देरी करती है तो न तो तुम और न ही मैं नाराज होने का जोखिम उठा सकते हैं, समझे? अपने शब्दों के अंत में सफेद कपड़े पहने आदमी का चेहरा उतर गया। जाहिर है जिया चांगफेंग के प्रदर्शन ने उन्हें बहुत दुखी कर दिया। सफेद कपड़े वाले आदमी की याद दिलाने पर जिया चांगफेंग को झटका लगा। अपने आगमन का उद्देश्य सोचते सोचते उसके माथे पर पसीना आ गया। भाई लुओ, आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। मुझे पता है कि मैं गलत था, जिया चांगफेंग ने जल्दी से झुककर कहा। जिया चांगफेंग को इस तरह देखकर सफेद कपड़े पहने आदमी मुस्कुराया और बोला, महान कामों को पूरा करने के लिए धैर्य सबसे बुनियादी शर्त है। अस्थायी लाभ और हानि के बारे में क्यों परेशान होना? इसके अलावा हम इतने सालों से इसकी योजना बना रहे हैं और तीसरी राजकुमारी अभी भी आपकी है। इसके बारे में सोचो, जब उस बच्चे सिद्धार्थ ने लंबे समय तक कड़ी मेहनत की है लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ, तो क्या यह लोगों को अधिक तरोताजा नहीं करेगा? जिया चांगफेंग की आंखें चमक उठीं और फिर उसने आह भरते हुए कहा, भाई लुओ का दृष्टिकोण दीर्घकालिक है। मुझे शर्म आती है। आप बहुत चिंतित हैं।
लेकिन ईमानदारी से कहूं तो चू याओ वास्तव में एक परी की तरह सुंदर है, अप्रतिरोध्य। चू याओ की लाल गोली आपकी है, लेकिन जब आपको सुंदरता मिल जाती है, चांगफेंग, क्या आप अपने भाई को कुछ फूल ओस लेने दे सकते हैं? सफेद कपड़े पहने आदमी ने जिया चांगफेंग को देखा और मुस्कुराया। जिया चांगफेंग का चेहरा थोड़ा बदल गया, लेकिन उसने तुरंत इसे छुपा लिया और उदासीनता से मुस्कुराने की पूरी कोशिश की। चांगफेंग वह आदमी नहीं है जो सुंदरता का लालच करता है। मामला खत्म होने के बाद निश्चित रूप से भाई लुओ को लाभ का हिस्सा मिलेगा। चांगफेंग, तुम्हें असहजता तो महसूस नहीं होगी, है न? सफेद कपड़े पहने आदमी ने चाय का कप उठाया और उसमें से चाय की पत्तियां उड़ा दीं। ऐसा कैसे हो सकता है? भाई लुओ संप्रदाय से हैं और मैं भविष्य में आपके समर्थन पर भरोसा कर रहा हूं, जिया चांगफेंग ने जल्दी से कहा। सफेद वस्त्र पहने हुए व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, बहुत बढ़िया। यह एक असली आदमी है। वह इसे ले सकता है और जाने भी दे सकता है। अन्यथा आप महान कार्य कैसे कर सकते हैं? चिंता न करें, जब तक हम इस बार अच्छा काम करते हैं, आपको निश्चित रूप से एक बाहरी शिष्य की पहचान मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई लुओ। जिया चांगफेंग बहुत खुश हुआ और उसके दिल में जो उदासी थी वह भी गायब हो गई। सफेद कपड़े पहने आदमी ने सिर हिलाया और कहा, लेकिन आपको इस मामले में सावधान रहना होगा। आप किसी भी अफवाह को बाहर नहीं आने दे सकते, अन्यथा न केवल आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि अगर उच्च अधिकारी आपको दोषी ठहराते हैं तो मुझे डर है कि आप और मैं दोनों बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। चिंता मत करो भाई लुओ, मैं पूरी तरह से केंद्रित हूं और निश्चित रूप से यह काम पूरा करूंगा। जिया चांगफेंग ने अपनी छाती थपथपाते हुए वादा किया। ठीक है, यह अच्छी बात है। मेरी पहचान सार्वजनिक नहीं है, इसलिए मैं तब तक कोई कार्रवाई नहीं कर सकता जब तक कि यह बिल्कुल जरूरी न हो। आपको प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके योजना बनाने की कोशिश करनी चाहिए। याद रखें, जितना कम शोर होगा उतना ही बेहतर होगा और इसे बिना खून खराबे के करना सबसे अच्छा है, सफेद कपड़े पहने आदमी ने कहा। अब अधिकांश योजनाएं व्यवस्थित हो चुकी हैं और संपूर्ण फेंगमिन साम्राज्य मूल रूप से हमारे नियंत्रण में है। हालांकि अब एक समस्या है, वह है झेन्युआन हो लोंगतियानक्सियाओ। झेन्युआन हो ने हमेशा आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया है और किसी भी अनुनय से नहीं हिलता है। यह वास्तव में सिरदर्द है। वह फेंगमिन के लगभग 1/3 सैनिकों को नियंत्रित करता है। अगर हम उससे छुटकारा नहीं पाते हैं तो मुझे डर है कि यह हमारी भव्य योजना को प्रभावित करेगा, जिया चांगफेंग ने कहा। लोंगतियानशियाओ? सिद्धार्थ, उनका रिश्ता क्या है? सफेद कपड़े पहने आदमी ने पूछा। वे पिता और पुत्र हैं। बेवकूफ, वह मार्क्विस झेन्युआन का बेटा है। इसका मतलब है कि वह एक तुरुप का पत्ता है। मार्क्विस झेन्युआन को नियंत्रित करने के लिए एक तुरुप का पत्ता। तुमने उसे मारने की हिम्मत कैसे की? सफेद कपड़े पहने आदमी क्रोधित होने से खुद को नहीं रोक सका। जिया चांगफेंग अचानक अवाक रह गया। वह यह भी जानता था कि सिद्धार्थ एक तुरुप का इक्का था, लेकिन वह चू याओ और सिद्धार्थ को एक दूसरे के साथ छेड़खानी करते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तुमने लगभग पूरी बात बर्बाद कर दी है सिद्धार्थ, तुम फिलहाल उसे छू नहीं सकते। अब जाओ और मुझे सिद्धार्थ और उसके परिवार के बारे में और जानकारी दिलाने का कोई तरीका ढूंढो, सफेद कपड़े पहने आदमी ने कहा। हाँ? जिया चांगफेंग केवल आज्ञाकारी ढंग से छोड़ सकता था। जिया चांगफेंग की पीठ को देखते हुए सफेद कपड़े पहने आदमी ने ठंडे स्वर में 2 शब्द बोले। बेवकूफ। जब सिद्धार्थ फिर से कीमियागर संघ में आया तो कीमियागर जो सिद्धार्थ के प्रति उदासीन थे, सभी ने सिद्धार्थ को सम्मानपूर्वक सलाम किया। कल सिद्धार्थ ने जो कीमिया कौशल का प्रदर्शन किया था वह पूरे शाही राजधानी में फैल गया था। यहां तक कि जब प्रतिद्वंद्वी लगभग धोखा दे रहा था तब भी वह पूरी तरह से जीत गया, जो चौंकाने वाला था। सिद्धार्थ ने 16 वर्ष से भी कम उम्र में डैन शिष्य का दर्जा प्राप्त कर लिया, जिससे पता चलता है कि उसका भविष्य असीम है। भले ही कोई भी सिद्धार्थ को खुश करने की कोशिश न करे, लेकिन कोई भी उस पर बुरा प्रभाव नहीं छोड़ना चाहता। सिद्धार्थ अभी भी इस अचानक उत्साह से थोड़ा असहज था। इधर उधर पूछने पर उसे पता चला कि युन क्यों अपने शांत कमरे में है, इसलिए वह सीधे कमरे में चला गया। अंदर आएं। जैसे ही सिद्धार्थ दरवाजा खटखटाने वाला था, अंदर से युन क्वी की बूढ़ी आवाज आई। जब वह कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि युन की जमीन पर पैर मोड़कर बैठा है और उसके सामने एक कटोरा है। कटोरे में पानी था जो स्याही की तरह काला था और उससे बहुत बुरी गंध आ रही थी। वेई कैन का यिन शा पाम कहीं अधिक शक्तिशाली है, लेकिन यह एक अपरंपरागत विधि है
और इससे कभी कोई महत्वपूर्ण परिणाम नहीं निकलेगा। युन क्यू ने अपने चेहरे पर तिरस्कार के भाव के साथ अपने सामने काले पानी को देखा। मास्टर, क्या आपका हाथ ठीक है? उस दिन मास्टर युनकी ने वेई कैंग के साथ हथेली पर वार किया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से दूसरे पक्ष द्वारा धोखा दिया गया। वेई कैंग की हथेली के प्रहार में यिनशा जहर था। युन क्यू ने मुस्कुराते हुए कहा, आखिरकार इसे बाहर निकालने में मुझे पूरी रात लग गई। इसमें पूरी रात लग गई? सिद्धार्थ हैरान रह गया। मास्टर युन क्यू के पास गहन कौशल था और उनकी अमृत अग्नि शक्तिशाली थी, लेकिन फिर भी इसे साफ करने में पूरी रात लग गई। आपको आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं है। वेई कैंग का यिनशा पाम अत्यंत क्रूर है और डैन फायर पर एक निश्चित संयम रखता है। हालांकि मैंने जहर को हटाने के लिए एक रात बिताई, लेकिन वेई कैंग को विषाक्तता से उबरने में 1 महीना लगेगा। इसलिए अपरंपरागत तरीके कभी सफल नहीं होंगे, मास्टर युन क्यू ने समझाया। सिद्धार्थ को अचानक एहसास हुआ कि एक कीमियागर के रूप में वेई कैंग के पास कीमिया की आग में सीमित उपलब्धियां हो सकती हैं, इसलिए उसने अन्य कीमियागरों को नियंत्रित करने के लिए यिनशा पाम जैसे क्रूर युद्ध कौशल का अभ्यास किया। एक कीमियागर के रूप में उन्होंने स्वयं जीवन अग्नि की साधना नहीं की, बल्कि इसके स्थान पर विष ताड़ का अभ्यास किया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मास्टर युनकी ने उसका उपहास किया। क्या आपकी चोटें ठीक हो गई हैं? मास्टर युनकी ने आश्चर्य से पूछा। हे बच्चे, तुम्हारी त्वचा और मांस मोटी है, एक रात के आराम के बाद तुम ठीक हो जाओगे, सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा। मास्टर युनकी ने सिद्धार्थ को देखा और आह भरते हुए कहा, शुरू में मुझे उम्मीद थी कि तुम कीमिया पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो। अपनी आत्मा की प्रतिभा के साथ तुम कीमिया के रास्ते में मुझसे आगे जाओगे। लेकिन कल रात की लड़ाई के बाद मैंने अपना विचार बदल दिया। बहुत कम मार्शल आर्ट जीनियस हैं जो उच्चस्तरीय विरोधियों को चुनौती दे सकते हैं। यह वास्तव में भ्रमित करने वाला है। हे मास्टर, चिंता मत करो, मैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सिद्धार्थ ने कहा। वह सचमुच ऐसा ही सोचता था, क्योंकि उनकी 9 सितारा आधिपत्य शारीरिक कला कीमिया के लिए पूरक है। कीमिया के बिना वह फेंगफू स्टार को संघनित भी नहीं कर सकता था, इसका अभ्यास करना तो दूर की बात थी। जहां तक भविष्य में दूसरे और तीसरे सितारों की बात है, उन सभी को अमृत के साथ संघनित करने की आवश्यकता थी, और फेंगफू स्टार के सबसे सरल संघनन ने सिद्धार्थ के अनगिनत अमृतों का उपभोग किया था। उनकी स्मृति में प्रत्येक तारे के संघनन में पिछले तारे की तुलना में अधिक ऊर्जा की खपत होती है, जो लगभग एक अकल्पनीय संख्या है। हालांकि उन्होंने जानबूझकर इसकी गणना नहीं की थी, लेकिन उनका मानना था कि फेंगफू स्टार को संघनित करने में खपत होने वाली गोलियों की संख्या सैकड़ों रही होगी। हालांकि खपत बहुत अधिक है, लेकिन लाभ भी आनुपातिक रूप से ही है। अन्यथा उसके जैसे बेकार व्यक्ति के लिए, जिसके पास आध्यात्मिक जड़ें भी नहीं हैं, उच्च स्तर को चुनौती देना तो दूर की बात है, दूसरों से अलग दिखना भी एक दिवास्वप्न ही होगा। ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग हैं जो कीमिया और मार्शल आर्ट दोनों का अभ्यास करते हैं, लेकिन यह मूल रूप से प्रयास के लायक नहीं है। वे अपना ध्यान 2 चीजों में बांटते हैं और दुगने प्रयास से आधा परिणाम प्राप्त करते हैं। पूरे इतिहास में जिन लोगों ने कीमिया और मार्शल आर्ट दोनों का अभ्यास किया, उन्होंने मूल रूप से अपना समय बर्बाद किया और अंततः कुछ भी हासिल नहीं किया। उन्हें अक्सर इसका पछतावा होता था, मास्टर युनकी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। मास्टर युनकी सही हैं। चाहे आपकी प्रतिभा कितनी भी अच्छी क्यों न हो, यदि आप उसे निखारने के लिए 100% प्रयास नहीं करेंगे तो बहुत संभव है कि आप एक औसत जीवन ही जिएंगे। दान और वो की दोहरी साधना समस्त ऊर्जा को 2 भागों में विभाजित करती है। अनगिनत लोगों के दर्दनाक सबक भावी पीढ़ियों को बताते हैं कि यह एक ऐसा रास्ता है जहां से वापसी नहीं हो सकती। हालांकि कीमिया और मार्शल आर्ट दोनों में सिद्धार्थ की प्रतिभा अद्भुत थी। सिद्धार्थ की तो बात ही छोड़िए, यहां तक कि युनक्वी, जो एक कीमियागर था, भी सिद्धार्थ से मार्शल आर्ट छोड़ने के लिए नहीं कह सका। यदि कोई व्यक्ति कीमिया विद्या की साधना करना चुनता है, तो उसकी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा ज्वाला में परिवर्तित हो जाएगी और उसके बाद से वह केवल एक प्रकार के युद्ध कौशल का ही उपयोग कर सकेगा। यद्यपि यह शक्तिशाली है, लेकिन एक बार जब यह परस्पर विरोधी विशेषताओं वाले जलाधारित युद्ध कौशल का सामना करता है, तो यह मूल रूप से केवल भाग सकता है। लेकिन एक कीमियागर तो कुलीन हैसियत का होता है, तो वह दूसरों से कैसे लड़ सकता है? वह दूसरों का पक्ष लेने की कोशिश करेगा, तो कितने लोग एक कीमियागर को अपमानित करने के लिए तैयार होंगे? यद्यपि कीमियागरों की लड़ने की शक्ति डरावनी नहीं है, लेकिन यह मत भूलिए कि लगभग हर कीमियागर के पास एक शक्तिशाली बैकस्टेज होता है। कुछ संप्रदायों को इन कीमियागरों से अच्छे संबंध बनाए रखने पड़ते हैं ताकि वे उनसे वांछित अमृत प्राप्त कर सकें।
यह कहा जा सकता है कि जब तक एक कीमिया साधक उभरता है, भले ही वह केवल कीमिया शिष्य स्तर पर हो, अनगिनत ताकतें उसके लिए लड़ेंगी। इसीलिए मास्टर युनक्यू दुविधा में थे, लेकिन सिद्धार्थ बिल्कुल भी दुविधा में नहीं था। उसने पहले से ही अपनी दिशा की योजना बना ली थी। मैं कल की आपकी मदद के लिए धन्यवाद देने आज यहाँ आया हूँ। सिद्धार्थ युनक्यू के मजबूत समर्थन के लिए बहुत आभारी था। हाँ हाँ, ये सब छोटी छोटी बातें हैं। तुमने भी कल मेरा बहुत सारा गुस्सा बाहर निकालने में मदद की। शुक्रिया की बात करें तो मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए। मास्टर युनक्यू ने हंसते हुए सिद्धार्थ को एक तकिया दिया और उसे बैठने के लिए कहा और कहा, क्या आप जानते हैं कि वेई कैंग और मैं इतने असंगत क्यों हैं?